नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान पर अमेरिका और इजराइल की तरफ से छेड़े गए जंग के 40वें दिन, जी हां, जो युद्ध छेड़ा गया उसके 40वें दिन अब 2 सप्ताह का युद्ध विराम हुआ है। लेकिन ट्रंप ने अपने असली रंग फिर दिखा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर ईरान की सैन्य मदद करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है ट्रूथ सोशल पे कि ईरान को सैन्य हथियार सप्लाई करने वाले सभी देशों को अमेरिका को बेचे जाने वाले सभी सामान पर 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और यह फौरन लागू होगा। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप अब भी तू मेरे साइड है या उसके साइड वाला खेल खेलने में लगे हुए हैं। टैरिफ तो केवल बहाना है जिसकी आड़ में अमेरिका ईरान को फिर से अलग थलग करने में लग गया है। चीन और रूस जैसी शक्तियां ईरान के साथ शुरू से खड़ी हैं और शायद यह टैरिफ की धमकी उन्हें खास तौर पर है। उन शक्तियों को है, आप समझ सकते हैं, चीन और रूस जैसी शक्तियों के लिए है। वैसे युद्ध विराम की इस बड़ी घटना से दुनिया में थोड़ी राहत तो देखी जा रही है, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा संदेह भी यहां पर बना हुआ है कि क्या वाकई अमेरिका अपनी बात पर टिका रहेगा, कायम रहेगा, और क्या इजराइल भी अपने हमले रोकेगा? क्योंकि ईरान ने साफ मांग की है कि केवल ईरान ही नहीं बल्कि लेबनान में भी इजरायली हमले बंद होने चाहिए। और आप याद कीजिए कि शहबाज शरीफ ने भी अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया है कि सीज फायर न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान पे भी है। लेकिन इजराइल ने आज फिर हमला किया है लेबनान पे। वहीं अमेरिका का हाल तो ऐसा है कि उसने शांति वार्ता के बीच में ही ईरान पर हमला किया है। ऐसे में इन दोनों देशों के नेताओं की विश्वसनीयता शून्य दिख रही है। वैसे भी अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान से कहा है कि वो एक दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए सद्भावना के साथ बातचीत करे। कह रहे हैं जेडी वेंस कि वो एक दीर्घकालिक समझौते तक पहुंचने के लिए सद्भावना के साथ बातचीत करे और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। ये बात यहां पर जेडी वेंस की कि अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके या आप करने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए। यानी जेडी वेंस की ये भाषा जो है, जी हां, जेडी वेंस की ये भाषा ही बता रही है कि अमेरिका पर लगातार निगाह बनाए रखना होगा। इधर एक चिंता भरी खबर आई है कि संघर्ष विराम यानी सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों बाद ही ईरान के लावन द्वीप के एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और हमले में किसी को चोट नहीं आई है। हालांकि खबर में यह नहीं बताया गया है कि हमला किसने किया है। याद रहे कि ट्रंप ने ऐसे ही ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करके सभ्यता को खत्म करने की चेतावनी दी थी। ईरानी सभ्यता को मैं खत्म कर दूंगा, सुना था ना आपने कल ही। पाषाण योग में पहुंचा दूंगा, ये पहले से चल रहा है, यानी स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो क्या ये युद्ध विराम कोई चालाकी है, ये भी समझने की जरूरत है। वैसे पाकिस्तान कई बार यह कह चुका था कि वो दोनों पक्षों में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, मध्यस्थता के लिए तैयार है। और कल जिस तरह युद्ध विराम के लिए ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर का जिक्र किया, उससे यही जाहिर हुआ कि पाकिस्तान के कारण ही लड़ाई रुकी है। लेकिन इस बीच ये दावा भी आ गया है कि ईरान ने पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन की बात सुनकर युद्ध विराम किया है। और अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की एक पोस्ट में इस दावे पर मुहर भी लग गई है। शहबाज शरीफ लिखते हैं एक पोस्ट में कि इस्लामाबाद वार्ता की ओर बढ़ते हुए मैं अपने मित्र देशों पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरब, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट और स्टेट ऑफ कतर के प्रति गहरी और हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने युद्ध विराम तक पहुंचने और संघर्ष के व्यापक और निर्णायक अंत के लिए शांतिपूर्ण राजनयिक प्रयासों को
मौका देने में अमूल्य और पूर्ण समर्थन दिया है। मैं खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी जो है उसके अपने मित्र देशों के प्रति भी गहरी सराहना और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जिनका क्षेत्र में शांति और स्थिरता के प्रति निरंतर समर्थन और प्रतिबद्धता हमारे प्रयासों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे सभी मित्र देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व ने शांति को मौका देने में असाधारण रणनीतिक दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और धैर्य का प्रदर्शन किया है। मैं दुनिया भर में अपने सभी साझेदारों और मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने वैश्विक शांति के लिए पाकिस्तान के ईमानदार प्रयासों को सराहा है। आइए हम सभी मिलकर क्षेत्र और उससे परे स्थायी शांति स्थापित करने के लिए काम करें। ये यहां पर इस पोस्ट में चीन का जिक्र सबसे पहले किया गया है। अभी आपने इस पोस्ट को देखा, इसमें सबसे पहले माफी चाहूंगा, चीन का जिक्र किया गया है। वहीं अमेरिका की प्रमुख समाचार संस्था, और यहीं से बात जो है चीन पे आकर रुकती है। अमेरिका की प्रमुख समाचार संस्था है एसोसिएटेड प्रेस, एपी जिसको कहते हैं, बहुत बड़ी संस्था है, न्यूज एजेंसी है। उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने ही पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे मध्यस्थों के साथ मिलकर ईरान युद्ध को खत्म करने की रणनीति बनाई। एक तरफ युद्ध विराम की घोषणा की तैयारी थी और इससे कुछ घंटे पहले चीन और रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए बल प्रयोग को अधिकृत करने के प्रस्ताव को वीटो कर दिया, यानी रुकवा दिया। वीटो करने का मतलब है रुकवा दिया। यानी ये सारी बातें एक तरफ ट्रंप को सेफ पैसेज दे रही थी कि वो अपनी धमकियों के बाद भी पाकिस्तान को आगे कर युद्ध रोकने के रास्ते पर आगे बढ़ सकें, और दूसरी तरफ ईरान को भी चीन की बात मानने में हर्ज नहीं था। यानी सभी पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन बनी। तो सप्ताह का युद्ध विराम हो गया, 2 सप्ताह का कह लीजिए, सप्ताह नहीं बल्कि 2 सप्ताह का हो गया। अब परसों यानी 10 तारीख को इस्लामाबाद में एक शांति वार्ता हो रही है और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इस बारे में पोस्ट कर इसके बारे में भी बताया है। वो पोस्ट में क्या लिख रहे हैं जरा उसको भी सामने लाता हूं। शहबाज शरीफ लिखते हैं कि आज दोपहर मेरी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान के साथ एक गर्मजोशी भरी और सार्थक बातचीत हुई। मैंने क्षेत्र में शांति की बहाली के लिए इस हफ्ते के आखिर में इस्लामाबाद में शांति वार्ता की मेजबानी के पाकिस्तान के प्रस्ताव को स्वीकार करने में ईरानी नेतृत्व की समझदारी और दूरदर्शिता की सराहना की। इधर ईरानी राष्ट्रपति ने भी एक पोस्ट में ईरान के लोगों के एकजुट रहने की बात कही है और आयतुल्लाह अली खामनेई को याद किया है। डॉक्टर मसूद पेजिशकियान ईरान के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने इस मामले पर लिखा है कि ईरान द्वारा वांछित सामान्य सिद्धांतों की स्वीकृति के साथ हुआ युद्ध विराम हमारे महान शहीद नेता खामनेई के रक्त का फल और सभी लोगों की सामूहिक भागीदारी की उपलब्धि है। आज से हम सब एकजुट रहेंगे, चाहे कूटनीति के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे जमीनी स्तर पर हो या सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में हो। वहीं दुनिया के तमाम देश भी इस सीज फायर यानी संघर्ष विराम पर अपनी राय सामने रख रहे हैं। ट्रंप की युद्ध नीति का विरोध करने वाले स्पेन के प्रधानमंत्री पाब्लो सांचेज ने लिखा है, यहां पर देखिए, युद्ध विराम हमेशा अच्छी खबर होती है, खासकर अगर इससे न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त हो, लेकिन यह क्षणिक राहत हमें अराजकता, विनाश और जान माल के नुकसान को भुला नहीं सकती। स्पेन सरकार उन लोगों की सराहना नहीं करेगी जिन्होंने दुनिया को आग लगा दी सिर्फ इसीलिए कि वे बाल्टी लेकर आए हैं, आग लगा दी। आप जानते हैं ये एक मुहावरा, एक फ्रेज है बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे कि आप आग इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे पास बाल्टी है और बाल्टी से पानी लेकर हम आग बुझाने चले जाएंगे। ये पाब्लो यहां कह रहे हैं कि इसलिए आग लगा दी क्योंकि हमारे पास बाल्टी है। अब जरूरत है कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति की। यानी स्पेन अब भी ट्रंप पर भरोसा नहीं कर रहा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने कहा है, उन्होंने भी लिखा और मैसेज दिया कि 28 फरवरी से हमारे क्षेत्र को तबाही के मंजर में तब्दील कर चुके इस युद्ध में कल रात घोषित हुए युद्ध विराम से हम बेहद प्रसन्न हैं। हम आशा करते हैं कि युद्ध विराम का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और किसी भी
प्रकार की उकसावे या तोड़फोड़ की कोशिश को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। युद्ध विराम की घोषणा तक पहुंचने की प्रक्रिया में योगदान देने वाले सभी पक्षों, विशेष रूप से हमारे मित्र और भाईचारे वाले देश पाकिस्तान को हम तहे दिल से बधाई देते हैं। हमारी हार्दिक कामना है कि युद्धों, संघर्षों, तनावों और उत्पीड़न से बुरी तरह प्रभावित हमारा क्षेत्र जल्द ही शांति, स्थिरता और सुकून प्राप्त करे। तुर्की अपने क्षेत्र और विश्व में शांति की आवाज बुलंद करता रहेगा। ये तुर्की के प्रधानमंत्री का बयान। इसके बाद राष्ट्रपति का बयान, माफी चाहूंगा, एर्दोगान का, तुर्की के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अपनी बातें यहां रखी हैं। कीर स्टारमर कह रहे हैं कि मैं रातों रात ये युद्ध विराम समझौते का स्वागत करता हूं। रातों रात हुए युद्ध विराम समझौते का मैं स्वागत करता हूं, जो क्षेत्र और दुनिया के लिए राहत का एक पल लेकर आएगा। अपने साझेदारों के साथ मिलकर हमें इस सीज फायर को समर्थन देने और इसे बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कोशिशें करनी चाहिए, ताकि इसे एक स्थायी समझौते में बदला जा सके और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जा सके। ये कह रहे हैं यहां पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। वहीं यूरोपीय यूनियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेन ने, जी हां, उर्सुला वान डर लेन ने लिखा है कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच पिछली रात हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम का स्वागत करती हूं। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि इससे तनाव कम होगा। मैं पाकिस्तान की मध्यस्थता के लिए उसका धन्यवाद करती हूं। अब यह बेहद जरूरी है कि इस संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए बातचीत जारी रहे। हम इस उद्देश्य के लिए अपने साझेदारों के साथ तालमेल जारी रखेंगे। तो दोस्तों, सारी प्रतिक्रियाएं सुनने पढ़ने में बेहद सकारात्मक दिख रही हैं। बहुत पॉजिटिव जेस्चर है यहां पे। ऐसा लग रहा है मानो पूरी दुनिया लड़ाई में थक चुकी है। अगर ऐसा है तो अच्छी बात है। दुनिया लड़ना नहीं चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर इजराइल और अमेरिका की आर्म्स लॉबी क्या शांत बैठेगी? बड़ा सवाल है। क्या शांति, स्थिरता और राहत की जो बातें हो रही हैं वो धरातल पर भी दिखेंगी? क्या ट्रंप और नेतन्याहू हजारों मासूमों के कत्ल की सफाई कभी देंगे? अपने ऊपर यह जिम्मेदारी लेंगे कि हां, हमारी गलतियों के कारण ऐसा हुआ? अब इन सवालों पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले परसों का इंतजार है कि इस्लामाबाद वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और उससे भी पहले, परसों से पहले, आज कल की जो रात है, इसमें क्या इजराइल जो लेबनान के ऊपर हमला करने के लिए अभी भी कह रहा है, और उसके बाद ईरान कह रहा है कि अगर तुमने लेबनान के ऊपर हमला किया तो हम तेल अवीव के ऊपर हमला करेंगे, यानी इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। क्या जब यह हमले की बात आएगी तो फिर यह बात संघर्ष विराम की खत्म हो जाएगी? तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या यह अस्थायी युद्ध विराम, क्या स्थायी, टोटली यहां पर पूर्ण विराम की तरफ, यानी पूर्ण शांति की तरफ बढ़ेगा? ये इसमें तब्दील हो सकता है। क्या परसों के बाद हम वर्ल्ड ऑर्डर बदलते देखेंगे? इस नई वैश्विक व्यवस्था में भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? अभी क्या है? इन सारे सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। संघर्ष विराम यहां बैकफुट पर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में हैं, उनके खिलाफ माहौल है। और दूसरी तरफ सीज फायर के बाद ईरान क्यों फायर है, और खासकर इजराइल के ऊपर अभी एक छोटी सी वानगी आपके सामने रख चुका हूं। इन सबको और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ देखिए, ईरान से जफर अब्बास रिजवी साहब जुड़ गए हैं। रिजवी साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, इस्तकबाल करता हूं आपका। इधर हिंदुस्तान से हमारे साथ 3 वरिष्ठ साथी हैं, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत है। दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर सीज फायर की सुबह सुबह आई, 5:20। जी हां, 5:30। मैं भारत के समय के हिसाब से बात कर रहा हूं। 5:20 पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का पहला ट्वीट आता है। 5:21 पर उनका जो पहला ड्राफ्टेड था दूसरा ट्वीट आता है। ये ड्राफ्टेड की कहानी बाद में है, प्रशांत जी बताएंगे और आराम से, इत्मीनान से। लेकिन
इससे पहले ईरान में क्या चल रहा था और अब क्या चल रहा है, जरा वो समझ लेते हैं जल्दी से रिजवी साहब से। फिर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास आते हैं, प्रशांत टंडन जी के पास भी और अमलेंदु उपाध्याय जी के पास भी। थोड़ी देर बाद हमारे एक साथी और जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करूंगा। और लेकिन रिजवी साहब, जरा आपसे समझूं, कल रात ईरान में क्या कुछ था माहौल, और आज इस वक्त जब हम बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं क्या माहौल है, जरा माहौल की चर्चा कर लें। तस्वीरें आप लोगों के जरिए जो आई हुई हैं वही हम दिखा रहे हैं। यहाँ माहौल जो है पूरा गर्मजोशी से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब क्या कुछ बदला है या और गर्मजोशी है? जी, सबसे पहले तो आपकी खिदमत में सलामत करते हैं, और आपके साथ साथ जितने लोग पैनलिस्ट हैं उनकी खिदमत में भी, और जितने व्यूअर्स हैं उनकी खिदमत में भी, और आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि जो सो कॉल्ड सुप्रीम पावर था, सुपर पावर था, उसकी सुप्रीमेसी का जनाजा निकल गया है और वो घुटने टेक चुका है, और साथ साथ मानवता की जो जीत हुई है, और मानवता के जो लोग मानवता को मानते हैं उनकी जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, और वो लोग जो वार क्राइम करते हैं उनकी हार हुई है। इन तमाम चीजों की मैं आपके खिदमत में और तमाम लोगों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि आपने कल जो माहौल चल रहा था वहां यहाँ पर, वो देखा होगा कि दुनिया में क्या चल रहा था और मीडिया में क्या चल रहा था, और यहाँ पर जगह जगह पर पुल पर जो हमला किया गया, दूसरी जगह पर इनके ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया, और कोशिश ये थी कि मैं इन्हें डराऊं, और डराने के बाद इनकी जो आवाम है ये डरेगी और खौफ के साथ अपने घर में रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल जो यहाँ पर माहौल था, यहाँ 39 दिन से लोग घर के बाहर थे और घर के बाहर रात में आकर प्रोटेस्ट करते थे। लेकिन मैं कल जो प्रोटेस्ट में मैं खुद शामिल हुआ था रात में, मैंने देखा कि कल रात में जो भीड़ थी उतनी भीड़ 39 दिन में नहीं थी, उसकी डबल भीड़ यहाँ पर मिली। और उसके बाद ये भी देखा गया कि जिस पुल को उड़ाने की बात की गई, उस पुल पर लोग जाकर खड़े हो गए थे, उस पुल पर मौजूद थे। जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाने की बात की गई थी वहां पर भी लोग जाकर जमा हो गए थे। तो ये ह्यूमन चैन के ताल्लुक से आप समझ सकते हैं कि एक ह्यूमन चैन बना दी गई थी, और ईरानी अवाम अपनी पूरी तरीके से अपने मुल्क के साथ खड़ी हुई थी। जैसा कि ट्रंप ने कहा, डराने की पहले तो धमकी दी, और उसके बाद फिर इन्होंने चाहा कि मैं एक ऐसा ट्वीट करूं कि आज की रात सब पूरी दुनिया खौफ में आ जाए और खुद ईरान के अवाम खौफ में आ जाए। और इन्होंने कहा कि यानी मैं ईरान के जो टाइम है वो 3:30 बजे के आसपास मैं ईरान के तमद्दुन यानी इसकी सभ्यता को, इसके सिविलाइजेशन को मैं नाबूद कर दूंगा, और फिर आज की रात कयामत की रात होगी ईरान के लिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यानी सुबह के 3:30 बजे नहीं, और उसके पहले ये सीज फायर हो जाता है। और ये सीज फायर कोई अमेरिका की जानिब से नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की जानिब से जो पेशकश की 15 दिन के अंदर, और ये एक सीज फायर भी नहीं है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये युद्ध बंदी नहीं है, बल्कि युद्ध का मैदान चेंज हो गया है। जो युद्ध का मैदान जंग में मिलिट्री की तरह से था, वो अब डिप्लोमेटिक एतबार से उसको डील किया जाएगा। यानी अभी जंग बाकी है, अभी देखा जा सकता है कि आने वाले दिनों में होता क्या है। कल या आज में अगर अमेरिका की तरफ से कोई हमला होता है, क्योंकि यहाँ पर ये लोग भी मौजूद हैं और ये लोग ये पहले से इनके तजुर्बे रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर किया और उसके बाद हमला भी हुआ, तो ये इनके पास तजुर्बा है। ये इनकी बातों में आने वाले नहीं है, क्योंकि शुरू से ये देख रहे हैं कि ट्रंप जो कहते हैं उस करते हैं उनमें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और वो खुद अपनी बात पे बाकी नहीं रहते हैं। तो इसके साथ साथ कि ये 15 दिन की जो बात हुई है, तो ये खुद भी तैयार हैं कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। और यहाँ आज कल परसों यानी 3 दिन जो रहबर यानी यहाँ के आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर थे, उनकी शहादत जो हुई थी 28 फरवरी को, कल 40 दिन पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पर उनके 40वां यानी चहलुम के उन्वान से भी 3 दिन यहाँ पर जो है कार्यक्रम होंगे। तो आज की रात और कल का दिन और परसों का दिन यहाँ पर रहबर की शहादत पर जो 40वां है उसके उन्वान से एक कार्यक्रम का सिलसिला रहेगा, और पब्लिक पूरी तरीके से आमादा है कि वो जिस
डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। रिजवी साहब दोबारा जुड़ते हैं, उनके पास आता हूं, लेकिन जल्दी से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जल्दी से जरा आपके पास आना चाहता हूं। आप क्या किस ढंग से देखते हैं इस सीज फायर को? देखिए राजीव जी, जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है कि हमने क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे और क्या ऑब्जेक्टिव हमने पाए। तो ईरान ने के ऊपर जैसे युद्ध थोपा गया, इजराइल ने किया, तो इजराइल के कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, अमेरिका के कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे, और जब ये युद्ध थोपा गया होगा तो ईरान के कुछ ऑब्जेक्टिव रहे होंगे। तो हम लोग तो अगर इसका मूल्यांकन करते हैं किसने क्या खोया क्या पाया, अमेरिका को क्या मिला, इजराइल को क्या मिला और ईरान को क्या मिला, अगर देखें तो पिछले 40 दिन पहले की जो स्थिति थी उसमें अनडिस्प्यूटेड लीडर वर्ल्ड का अमेरिका था और विश्व के अंदर यह विश्वास था कि इजराइल एक बहुत ताकतवर देश है जिसके पास आयरन डोम्स हैं और लोग उससे डरते थे। कोई मानने को तैयार नहीं था कि ईरान एक ऐसा देश है जो उनसे लड़ सकता है और इस प्रकार का मुकाबला कर सकता है और इस तरह का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। 40 दिन के बाद स्थिति क्या है? 40 दिन के बाद स्थिति यह है कि पूरे विश्व का परिदृश्य बदल गया है। हर देश के जनता के दबाव की वजह से आज आप देख रहे हैं, जो आपने शुरू में सारे कंट्री के चीफ्स के स्टेटमेंट पढ़ के सुनाए, चाहे वो स्पेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये मानी बात है कि उनके जनमत का दबाव है, क्योंकि ये सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज और इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज की जनता ये मैसेज दे रही है कि अगर अमेरिका इजराइल की इस प्रकार की दादागिरी को नहीं रोका गया तो कल ये यूरोप में भी डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार की धौंस जमाना शुरू कर देंगे। तो 40 दिन में ये परिदृश्य बदल गया है। अब सवाल ये उठता है कि इजराइल जैसे कह रहा है कि वो लेबनान में हमले जारी रखेगा और ईरान कह रहा है कि लेबनान और जो शर्तें शामिल की गई हैं जिसमें युद्ध विराम की बात की गई है उसमें लेबनान को शामिल किया गया है। तो देखिए ये सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हैं और जो ईरान के मित्र रिजवी साहब ने कहा, देखिए ये इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड एक प्रेसिडेंट अमेरिका को ऐसा मिला है कि अच्छा एक और स्थिति पैदा हो गई है। जब उन्होंने ये छेड़ा था तब भी जनता कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप शुड रिजाइन। अब उन्होंने अचानक यकाक जो है युद्ध विराम घोषित कर दिया या पाकिस्तान के माध्यम से ये बात तय हो गई कि 2 हफ्ते तक युद्ध जारी नहीं रहेगा, तो भी अमेरिका की जनता ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप शुड रिजाइन। तो मेरे ख्याल से अंत में अगर हम इसका एक मूल्यांकन करते हैं तो पता चलता है कि अमेरिका का जो इमेज था वो गिरा, जो ये था कि उसको कोई हरा नहीं सकता वो गिरा, और ये भी बात बिल्कुल पक्की हो गई। और मेरे ख्याल से ईरान ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के, जो हमारे देश के विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, जब दिया था स्टेटमेंट तो मुझे भी आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने कहा था कि एक बगल में बैठा हुआ एक बड़ा आर्थिक शक्ति वाला देश है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि अगर आदमी में हौसला हो और उसके पास एक संगठित टीम हो और टीम के अंदर एक होमोजेनिटी हो और आपस में एक दूसरे के प्रति लड़ने के, एकजुट होकर लड़ने का वो हो, तो बड़ी से बड़ी शक्ति को हराया जा सकता है। तो निष्कर्ष इस युद्ध का जो निकला है, जो 40 दिन के अंदर निकला है, विश्व का दबाव था। अब आप ये बताइए, हॉर्मुज के अंदर वो टोल टैक्स भी लेगा, जो है युद्ध खत्म किया जाएगा। युद्ध अमेरिका ने शुरू किया था, तो 10 ईरान की जो शर्तें थी, अगर उसको अमेरिका कंसीडर कर और मानने के लिए तैयार है, और ये पाकिस्तान के रेजोल्यूशन में कह रहे हैं कि हाँ वो मानने के लिए तैयार है, उसको डिस्कस करने के लिए तैयार है, तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दे दिया गया है कि अगर कोई भी विश्व का कोई भी देश अगर ये समझेगा कि वो विस्तारवाद को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा और बाकी देश भूख दक्षर कहेंगे, तो अब वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से एक सबसे ज्यादा इस युद्ध से जो सीखने को मिला है वो ये है कि पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, पूरे विश्व के सब देशों की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी है, हम आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि कोई भी कंट्री अगर रोग कंट्री की तरह बनने का प्रयास करे, चाहे वो कोई देश हो, उसके खिलाफ विश्व का जनमत तैयार होना चाहिए। विश्व को युद्ध की तरफ झोंककर आर्थिक विषमताएं और विश्व की गरीब जनता को इस प्रकार से परेशान करने का अधिकार किसी को नहीं है। विश्व को युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध की आवश्यकता है, महात्मा गांधी की आवश्यकता है, और आगे भी ये विश्व को ये नजर रखनी पड़ेगी कि अगर ये युद्धविराम आगे नहीं बढ़ता है तो जो भी इसमें गुस्ताखी करता है उसको दबाव में लेकर युद्ध को आगे न बढ़ाया जाए।
वरना पूरा विश्व इसको सफर करेगा। और ये इसलिए ब्रह्मांड नहीं बना है, इसलिए विश्व नहीं बना है कि इस तरह के पागल लोग विश्व को विध्वंस की ओर ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां कह रहे हैं। और यहां से ये साफ समझ में आता है कि कुछ लोग जो हैं वो किस ढंग से इस दुनिया को विध्वंस की तरफ ले जा रहे हैं। और उसमें हमने पिछले 40 दिन में, आज 40वां दिन है, और 40 दिनों में जो कुछ हमने देखा, खासकर पश्चिम एशिया में, उसकी बानगी यहां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन क्या कारण था आखिर यहां पे कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की जो 10 शर्तें हैं, 10 कंडीशन है, जरा जल्दी से, इस बीच हमारे साथी सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जफर अब्बास रिजवी साहब हमारे साथ हैं मौजूद। जरा रिजवी साहब, आपकी आवाज उस समय चली गई थी और बात हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जो 10 शर्तें हैं ईरान की, ये 10 कंडीशंस, और इसी को बेस बनाकर आगे बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको बिल्कुल स्वर्णाक्षर में लिख दिया है, गोल्ड प्लेटेड उनके जो पेन से जो सिग्नेचर करते हैं, बहुत लंबा, पता नहीं कितना, 2 किलोमीटर वाला, और उसमें लिख दिया है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है उनका सिग्नेचर। आप लोगों ने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी तरह ही है, जितने लंबे वो हैं वो सिग्नेचर भी उतनी लंबा वो करते हैं। लेकिन जो आखिरी में ये जो 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें आक्रामकता न करना, फिर हॉर्मुज स्ट्रेट को पर नियंत्रण जो होगा ईरान का होगा, यूरेनियम संवर्धन हम करते रहेंगे, जितने भी सैंक्शन लगाए गए हैं उसको हम आप खत्म कर दीजिए, फिर यूएन परिषद जो सुरक्षा परिषद है उसकी सभी प्रस्तावों को रद्द करना, ईरान के खिलाफ जो प्रस्ताव दिए गए थे, ईरान को मुआवजा दीजिए, IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को रद्द कीजिए। फिर और एक सबसे बड़ी बात कि इस एरिया से आप अपने सैनिकों को वापस ले जाइए, और लेबनान जैसे तमाम देशों पे जो आक्रमण कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्या लगता है आपको, जिसको बेस बनाकर, और यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ये बात माननी पड़ी है कि हां, इसी को आधार बनाकर हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ये ईरान के लिहाज से बहुत विन विन सिचुएशन, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या अमेरिका को ये चीज़ें, जिसमें यूरेनियम संवर्धन से लेकर तमाम बातें हैं, ये हॉर्मुज भी है, और यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के निकल लीजिए, ये भी है, ये पसंद आएंगी ये बातें रिजवी साहब? जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आयतुल्लाह खामेनाई, जो यहाँ के सुप्रीम लीडर थे, सैयद अली खामेनाई, उन्होंने कहा था जनवरी में कि अगर ये जंग अमेरिका से होती है तो अमेरिका को घुटने टेकने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, आज वो स्टेटमेंट उनका सिद्ध हो रहा है और हम लोगों के सामने वो नजर आ रहा है कि जो जैसा कि उन्होंने कहा था। आप ये देख सकते हैं कि अमेरिका ने जब जंग की शुरुआत की थी तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मैं तख्ता पलट करूंगा। क्या वो तख्ता पलट कर पाए? नहीं। उन्होंने ये कहा, तीसरे दिन उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अनकंडीशनल सरेंडर। क्या यहाँ पर कोई सरेंडर हुआ? नहीं। उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन के बाद ऐसा वो करूंगा कि पूरी ईरान को तबाह कर दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ईरान की मिसाइलें नष्ट कर दी हैं, ईरान का जो रडार सिस्टम है उसको खत्म कर दिया। तो क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा तो क्या ये हो पाया? बिल्कुल नहीं हो पाया। इनके F-35 गिराए गए, जिसकी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी घात थी कि उसको कोई गिरा नहीं सकता। तो आप ये देखें कि अमेरिका के पास जो कुछ था जंग के पहले वो उसने खो दिया। उसके पास अपनी एयरफोर्स की एक पावर मानी जाती थी वो उसने खो दी, उसकी नेवी की पावर मानी जाती थी वो उसने खो दी, उसकी डिफेंस की एक पावर मानी जाती थी वो उसने खो दिया। तंगे हुर्मुज जंग के पहले खुला हुआ था, जंग जब स्टार्ट हुई तो तंगे हुर्मुज बंद हो गया। आप ये देखें कि ईरान पर सैंक्शंस लगे हुए थे 40 साल से, लेकिन ईरान ने के ऊपर से सैंक्शंस हटाए नहीं जा रहे थे, लेकिन जंग के दरमियान वो सैंक्शंस हटा लिए गए। आप देखें कि ये अमेरिका किस तरीके से इस जंग में पीछे आया है। और अमेरिका जो बात कर रहा है, ये जो कह रहे थे कि मैं रिजीम चेंज करूंगा और ये कर दूंगा, और उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते ये इस तरह से आए थे कि मैं यहाँ पर आकर यहाँ के तमद्दुन को, यहाँ के सिविलाइजेशन को आकर खत्म कर दूंगा। और जो वक्त दिया था उसके पहले ही आकर ये 10 बातें ये मानते हैं। तो ये 10 बातें ये बताती हैं, इनका मानना ये बताता है कि ये घुटने के बल आ गए हैं। ये इतने दिन से कोशिश कर रहे थे कि मैं कोई रास्ता मुझे मिल जाए, कोई बहाना मुझे मिल जाए कि मैं उस बहाने से इस जंग से बाहर आ जाऊं, क्योंकि इनकी जनता का भी
प्रेशर इनके ऊपर था, नो किंग्स के प्रोटेस्ट हो रहे थे, दुनिया में लोग इनके खिलाफ हो रहे थे, इनकी वार क्राइम को लोग समझ गए थे और इनका जो स्टेटमेंट आ रहा था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। आप ये देखें कि आज ट्रंप ने जो वो ट्वीट किया है उसमें ईरान के ट्वीट को रिट्वीट किया है ताकि उसका एतबार बना रहे, ताकि उसको लोग सत्य समझें। यानी वो खुद इतना उन्होंने झूठ बोला है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं रही, अपनी बात की वैल्यू बनाने के लिए उन्होंने रिट्वीट किया है। अब आप ये देखिए कि जो भरोसा अमेरिका का पर दुनिया को था वो खत्म हो गया, उसका जो राष्ट्रपति था वो पागल माना जा रहा है और उसकी जो सुप्रीमेसी थी वो खत्म हो गई। वो जो मानवता का चेहरा दुनिया के सामने दिखा रहे थे वो चेहरा उनका खत्म हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये सब जब खत्म हो गया है तो ये आए हैं और आने के बाद इस 10 शर्तों पर घुटने टेक रहे हैं और ईरान ने कहा कि मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूं कि 15 दिन में मैं देखूंगा कि क्या होता है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से अमेरिका जो 40 दिन के पहले सुपर पावर था, यानी मैं अगर आपसे कहता 40 दिन के पहले कि भाई अमेरिका तो सुपर पावर नहीं है, ये तो सिर्फ सुपर पावर होने का ढकोसला करता है, तो क्या आप मेरी बात मानते? शायद न मानते आप, लेकिन आज सिनेरियो चेंज होता है, आज पावर ऑफ चेंज हो गई है और अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि ट्रंप साहब ने, और मैं तो ये कहता हूं कि मानवता को आकर ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप साहब के पागलपन ने आकर अमेरिका की जो छवि थी, जो दुनिया में वो छवि बनाए हुए था, वो छवि सच वाली छवि है वो सामने आई। क्योंकि अमेरिका लोगों को बेवकूफ बनाता था, अमेरिका लोगों पर आता था, हमला करता था और हमला करने के बाद वहां के रिसोर्सेस को ले लेता था और वो जो दादागिरी थी, जो वो थी, इनके गुंडागर्दी थी, ये अब सब खत्म हो गई। तो अब आप ये देखेंगे कि अमेरिका के पूरे इतिहास में आज तक आप देखेंगे नहीं कि अमेरिका ने किसी के सामने इस तरीके से घुटने टेके हों। उसने इराक पर हमला किया और उसके बाद इराक में सद्दाम को उसने बंदी बनाया, उसने वेनेजुएला पर हमला किया, उसने अफगानिस्तान पर हमला किया। इनकी हिस्ट्री ये रही है कि वो जाते थे और हमला करते थे और वहां के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ईरान के सामने इनको शिकस्त खानी पड़ी है और ये 10 शर्तें मानने पर ये झुक गए हैं। तो ये दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी जीत है और ये मानवता की जीत है। और आप देखिएगा कि अब मानवता के जो कवानीन हैं, मानवता के जो सिद्धांत हैं, वो पूरी दुनिया में लागू होंगे धीरे धीरे। जी जरा ये बताइए कि ये जो लेबनान और इजराइल वाली जो कहानी है, उसमें ईरान अगर रिटेलिएट करता है तो फिर क्या होगा? क्या यहाँ सीज फायर के उल्लंघन की जब बारी अगर आएगी और ईरान को अगर लेबनान की तरफ से तेल अवीव पर हमला करना होगा तब क्या होगा? जरा इसको भी बताइए। जी, जैसा कि आपने पहले भी देखा होगा कि जब हमास और इसराइल के दरमियान में सीज फायर हुआ था तो जो शर्तें थी उस शर्तों को दोनों पक्षों ने माना था, लेकिन उसके बाद फिर इसराइल ने आकर हम वहां पर हमला किया गजा में। और उसके बाद आप देखिए कि आज जो सिनेरियो है वो ये है कि लेबनान पर इसराइल हमला करता चला जा रहा है। इससे ये बात समझ में आ रही है कि जो ये बातें रात में हुई और दोनों पक्षों में ये बात हुई कि 10 चीजें ऐसी हैं कि जिन पर हम आकर बात करेंगे, तो शायद इसराइल ये नहीं चाह रहा है कि इस पर बात हो। तो इसराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि वो हमला करे लेबनान पर और फिर ईरान आकर रिटेलिएट करे और फिर ये जो बातचीत का सिलसिला है ये खत्म हो जाए। क्योंकि अगर अमेरिका जो 10 शर्तें हैं उन शर्तों में ये है कि अमेरिका इस खित्ते से निकलेगा, तो अगर अमेरिका इस खित्ते से निकल जाता है या अमेरिका की जो बेसिस है यहाँ पर अगर नहीं होते हैं तो फिर ये खित्ता होगा और इसराइल होगा और इसराइल एक दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है कि अगर अमेरिका यहां से जाता है तो वो ये कोशिश करेगा कि ये युद्ध खत्म ना हो और अमेरिका पूरी तरीके से इसराइल के साथ
खड़ा रहे। तो इसीलिए वो आज भी आप देखेंगे, अगर न्यूज में आप देख रहे हो, तो वो लगातार हमला कर रहा है लेबनान के ऊपर। लेकिन ईरान ने यह भी कहा है कि खित्ते में, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे खित्ते में कोई भी हो, चाहे उसमें आपका ये हमास और गज्जा और फिलिस्तीन भी शामिल हैं, अगर इस पर हमला किया जाता है तो ये जो 10 चीजें हैं इसमें से एक की बात को नहीं माना जाएगा और फिर ये जंग फिर आगे बढ़ सकती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल ये नहीं चाहता है कि जंग बंदी हो, क्योंकि ये इसराइल के पक्ष में नहीं है। और अगर ये जंग बंदी हो जाती है तो यहाँ के खित्ते के लोग होंगे और इसराइल होगा और अमेरिका से यहाँ से जा चुकेगा और फिर इसराइल अपने आप को खत्म होता पाएगा। इसलिए इसराइल नहीं चाह रहा है कि ये युद्ध विराम हो। जी, एक सवाल और फिर आता हूं हमारे बाकी साथियों के बीच भी, और आप रिजवी साहब थोड़ा सा बने रहिएगा। सवाल यह है कि अभी अभी रूस के विदेश मंत्री का बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री आप जानते हैं दिमित्री मेदवेदेव हैं। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि दरअसल ईरान के पास जो न्यूक्लियर विपन है, वो थोड़ा आप लोग चौंक गए होंगे, लेकिन न्यूक्लियर विपन वो नहीं जो परमाणु बम बनाकर बाकी देश 9 देश जो हैं वो बैठे हुए हैं। इनके पास भौगोलिक रूप से बहुत ही शानदार हॉर्मुज स्ट्रेट है। हॉर्मुज स्ट्रेट ने उन तमाम न्यूक्लियर वेपन्स को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया और इसलिए यहां झुकना पड़ा अमेरिका को, और इसीलिए दूसरे देश जिसमें यूरोप जो कभी साथ देते थे अमेरिका का, वो साथ नहीं आए। इसमें कितना दम है जरा ये बताइए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार हॉर्मुज पे आके रुक जाते थे। दुनिया के तमाम देशों ने यही कहा कि हॉर्मुज को खुलना चाहिए, लेकिन पहले आप इस जंग को खत्म कीजिए। चाहे जापान की बात हो, चाहे ब्रिटेन की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो या स्पेन की बात हो, हम लोगों ने देख लिया। इसलिए जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इसका, और अब $20 लाख हर जहाज से लेने का प्रस्ताव है ईरान का। जितने जहाज जाएंगे $20 लाख हम लेंगे उससे, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह भी है कि ये जो पैसे आएंगे उसको हम ओमान के साथ शेयर करेंगे और अपने कंट्री यानी ईरान के डेवलपमेंट में खर्च करेंगे, जो अभी हमारी हालत खराब हो गई इस जंग में। यहां पर ये जो बड़ा बम आपके पास है, ईरान के पास है, इस बम पे आगे क्या बात हो रही है जरा ये बताइए। और ये कितना, ये जो रूस का कहना है उसमें कितना दम है? जी, आपकी बात से मैं आपको इसमें इस सिलसिले में बताता हूं कि ये आपने जो एक बात कही कि इनके पास एक बम है, मैं बताता हूं कि इनके पास 2 बम हैं। एक बम तो स्टेट ऑफ हुर्मुज है जो कहा गया, और दूसरा बम है यहाँ की जनता। यहाँ की जनता पहले दिन से, जिस दिन से यहाँ हमला हुआ है उस दिन से लेकर आज तक हुकूमत के रिजवी साहब ब्लैकआउट हो गए हैं स्क्रीन से, आते हैं जैसे ही। थोड़ा देखिए क्या दिक्कत आई, ज़रा हमारी टीम देख रही है। बहुत महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, लेकिन जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूँ। सीज फायर पे क्या कहेंगे प्रशांत जी? क्या आपको भरोसा हो रहा है कि ये 14 दिन 15 दिन ये सीज फायर चलने वाली है? भरोसा है आपको? देखिए, आज की हकीकत ये है कि 40 दिन का जो लड़ाई थी वो रुक गई है, और एक सेंटेंस में अगर कहें तो अमेरिका की करारी हार हुई है, ट्रंप साहब की हार हुई है, और ईरान वहां से हॉर्मुज की ट्रॉफी लेकर निकला है। और ये एक लाइन में कहा जा सकता है। बाकी आप देखिए कि जो 40 दिन का युद्ध चला उसका नफा नुकसान क्या है। अभी जो प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, प्रोफेसर स्वामी, कि प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन कहते हैं, तो अमेरिका के पहली बार जब से अमेरिका अकेला वो विश्व पूरी दुनिया का वो बना है महाशक्ति, पहली बार वो हारा है युद्ध में, पीछे हटा है। वियतनाम वॉर के समय तो यूएसएसआर भी था, अफगानिस्तान से रिट्रीट हुए थे, पीछे हटे थे, युद्ध में हारे नहीं थे। यहाँ ये युद्ध में आमने सामने की लड़ाई में हारे हैं। पाकिस्तान का रोल केवल अमेरिका की प्रॉक्सी का है, कोई वो मीडिएटर का नहीं है। लेकिन अब इसको आप देखें जरा, लेखा जोखा इसका, एक महाशक्ति, दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी,
27 एयरक्राफ्ट उनके गिरे हुए, 27 अवाक्स भी गिरा, उसमें F-35 भी गिरा, पायलट भी गिरे उनके, उसको रेस्क्यू करने की कहानी बताई गई है। 17 ड्रोन्स गिरे। उसके बाद 3 डेटा सेंटर्स को उड़ाया, 3 कम से कम या 4 भी हो सकते हैं। रास लफान की रिफाइनरी जल गई कतर में, आरामको की रिफाइनरी पे हमले हुए, कई और रिफाइनरी, कुवैत की रिफाइनरी पे हमले हुए। $15 बिलियन का रेवेन्यू लॉस हुआ जीसीसी कंट्रीज को, और उनका जीडीपी 5.2% नीचे आया है। 5.2% उनका जीडीपी नीचे आ गया इस 28 एक महीने की युद्ध में। $200 बिलियन उन्होंने गंवाए हैं। तमाम और डिटेल है, रियल एस्टेट और लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन दूसरा ईरान का इसमें जो हमने देखा कि पहली बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप, नेटो और अमेरिका अलग अलग दिखाई दिए। तो ये भी ईरान के इस युद्ध की देन है। दूसरी जो हमने बात देखी, जो ईरान ने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि ईरान की मिसाइल पावर को दुनिया की कोई भी ताकत अब अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। और जब हम आप बात कर रहे हैं, युद्ध विराम हो चुका है, निश्चित तौर पे मानिए कि ईरान ने मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ा दिया होगा। उसके बाद उनका जो मोज़ैक स्ट्रक्चर है उसने काम किया कि टॉप मिलिट्री लीडरशिप, कंट्री की टॉप लीडरशिप भी उड़ा मार दी गई। उसके बाद भी उनका मोज़ैक सिस्टम काम कर रहा था। और उसकी दूसरी बड़ी जीत यह है कि जो 10 पॉइंट है, अब वो वर्किंग डॉक्यूमेंट है। दुनिया को अब 2 नए जियो पॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट मिल गए हैं, हरमुज और बाब अल मंदाब। और इस युद्ध विराम के दौरान ईरान अब तैयारी करेगा। उसको मालूम है कि अगली झड़ी भी आनी है, किसी न किसी और बहाने से वो तैयारी करेगा। उस तैयारी में वो अब हिजबुल्ला और हुतीज इन सबको और ज़्यादा तैयार करेगा। रूस और चीन के साथ उसका जो टेक्निकल आदान प्रदान है, उसकी जरा रास्ते और बनाएगा। निश्चित तौर पे चाइना ने और रूस ने मदद की है टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने में, सैटेलाइट इमेजरी में, तमाम चीज़ों में जो ईरान के पास सलाहियत नहीं होगी वहाँ हेल्प की गई है। और एक और पॉइंट कि पेट्रो युआन का टेक ऑफ हो गया। ये लॉन्ग टर्म जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं बार बार कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ से बनता हुआ दिखाई देगा। तो पेट्रो युआन जो कि बन गया था वो 2018 में ही, लेकिन उसका टेक ऑफ हो गया जी इस युद्ध के बाद। तो ये कुल मिला के जो चीजें हैं, उससे लग रहा है कि अमेरिका की जबरदस्त हार हुई है इसमें, और ट्रंप अपने ही मुल्क में, अपने सिस्टम में, अपनी रिपब्लिकन पार्टी में, अपनी गवर्नमेंट के लोगों में साइडलाइन हो गए। वरना ऐसा बयान देना कि सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे, उसके कुछ ही घंटों के अंदर सीज फायर आप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने सिस्टम में, खासकर मैगा में, और इतिहास में किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की उसके कार्यकाल में इतनी कम रेटिंग नहीं हुई जितनी कि ट्रंप की है। तो वहां पे मिड टर्म इलेक्शंस आने हैं अभी नवंबर में, जेडी वेंस को अगला चुनाव लड़ना है राष्ट्रपति का। तो वो सब चीजों को देखते हुए इनको ओवर पावर किया गया ट्रंप को, लगता है ऐसा कि वहां के सिस्टम में ये अपनी अंदर की लड़ाई हार गए हैं। और इसीलिए आप जेडी वेंस के ट्वीट को देखिए, आप उसका आखिरी सेंटेंस मत पढ़िए, उसके बीच का हिस्सा पढ़िए आप। वो 2 बातें करता है। वो जाहिर सी बात है कि वाइस प्रेसिडेंट है, वो ओवरटेक नहीं कर सकता है, लेकिन वो बीच में वो बात कंसिलेशन की कर रहा, पिछले बयान में भी और अभी के बयान में भी। और ये खबरें लगातार थी कि जेडी वेंस पे ईरान का जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है वो ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि जेडी वेंस इस युद्ध के पक्ष में नहीं थे। तो ट्रंप अपने देश में जो है वो साइडलाइन हुए हैं, तभी ये सीज फायर हुआ है। और जो बातें मैंने गिनाई हैं कि अब वो ईरान के पास एक ट्रॉफी है, और ग्लोबल इकोनॉमी से रिकनेक्ट होने का एक हॉर्मोन उसका रास्ता है, और वो करेगा। जी
जी, रिजवी साहब दोबारा जुड़ गए हैं हमारे साथ। रिजवी साहब, जरा आप अपनी बात पूरी कीजिए। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सवाल आपसे किया था कि, और आपने कहा कि एक नहीं बल्कि दो दो बम है, एक हॉर्मुज है और दूसरा ईरान के पास जो है वो वहां की जनता है, आवाम है। और इसके साथ साथ आखिर क्या है जो डोनाल्ड ट्रंप को और पूरे इस वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ईरान के सामने झुकना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत उधर उन्हीं के देश में उनका विरोध हो रहा है, कई लोग उनके खिलाफ और कह रहे हैं कि सरेंडर कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन ईरान के लिहाज से, और इसको क्या लगता है कि ये सचमुच 14 दिन 15 दिन तक, 2 सप्ताह तक ये सीज फायर चलेगी? जो बात कही कि देखिए, जो हुर्मुज खुला हुआ था जंग के थोपने की वजह से, वो हुर्मुज बंद हो गया, और या कहिए कि आप कंट्रोल में आ गया ईरान के। ईरान पहले लोगों को निकलने देता था शिप को, और उसके बाद अब वो निकलने नहीं दे रहा है और कह रहा है कि मेरे परमिशन की जरूरत है। पहले वो टैक्स नहीं लेता था, पहले वो कोई पैसा नहीं लेता था, अब वो लेगा। ठीक, तो आप ईरान की इकोनॉमी को कमजोर करना चाहते थे, आपने सैंक्शंस लगाए, ईरान ने इतने साल तक सैंक्शंस को सहा। मैं आपको बता दूं कि जब मैं 2014 के आसपास यहां ईरान आया था, तो तब यहां जो 50,000 की तोमान होता है, वो इंडिया का 1,000 था। इंडिया के 1,000 यहां के 50,000 थे, और इस वक्त वो 1,000 यहां का तकरीबन 15 लाख बन जाता है। तो इतनी करेंसी यहाँ की डाउन हुई, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की जनता जो है वो रुकी रही। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से अपने संघर्ष करती रही, लेकिन उसने किसी भी कश्ती को, किसी भी शिप को रोका नहीं। लेकिन जब इन पर जंग थोपी गई तो इन्होंने कश्ती को आकर रोका। अमेरिका ने क्या सोचा था कि मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूं और मेरी जो ताकत है वो दुनिया के सामने है, मैं अब्राहम लिंकन को भेजूंगा और उसके बाद वो हमला होगा और फिर तंगे हुर्मुज जो होगा वो मेरे कब्जे में आ जाएगा। लेकिन आप देखें कि वो होता नहीं है, कहा जाता है कि आ बैल मुझे मार, ये वाला सीन हुआ है। और वहां पर जो तंगे हुर्मुज खुला हुआ था वो बंद हो गया, और इनके चाहे नेटो हो, चाहे आप कोई और कंट्री हो, जिससे भी इन्होंने भीख मांगी थी, मदद की कि और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाओ, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो आता और तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खुलवाता। अगर इनके दम होती या इनके पास कोई ताकत होती तो ये पूरी कोशिश करते कि तंगे हुर्मुज के ऊपर खुद का कंट्रोल कर ले, जो कि चाहते थे, लेकिन इनका नहीं हुआ। और ये बात जो है, अगर इसको हमें दोनों तरफ से देखा जाए तो इसमें आपको जो सुप्रीमेसी है ईरान की वो आपको नजर आएगी, और जो सो कॉल्ड सुप्रीमेसी थी अमेरिका की वो आपको खत्म होती नजर आएगी। अगर आपके पास ताकत होती तो आप आकर खुद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर कंट्रोल करते, जैसा कि आप आकर दुनिया के रिसोर्सेज पर आकर कब्जा करते हैं, यहां पर भी आप आकर कब्जा कर लेते, लेकिन आपकी यहां पर चली नहीं। अब ईरान और ओमान, क्योंकि तंगे हुर्मुज दोनों तरफ है, एक तरफ जो सिरा है वो ओमान की तरफ है, एक तरफ का सिरा ईरान की तरफ है, तो दोनों लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमें शिप को गुजारने के लिए कितना टैक्स लेना है, क्या फाइन होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, दोनों देश डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए कि जंग के बाद ये जो पावर ऑफ जो बैलेंस था पावर का, ये चेंज हो गया है। ये जो रहबर ने कहा था कि आयतुल्लाह खामनाई, उन्होंने कहा था कि जो पावर है ये पावर चेंज हो रही है, वेस्टर्न पावर जो है वो चेंज होकर ईस्ट के पास आएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पावर है ये चेंज हो गई है, और अब ये पावर जो ईरान के पास है, या ईरान से अगर कोई अपने शिप को गुजारना चाहे तो उसको अपनी पावर दिखानी पड़ेगी। लेकिन शायद किसी भी कंट्री के पास, खुसूसन अमेरिका के पास या ब्रिटेन के पास या यूके के पास वो पावर नहीं है कि तंगे हुर्मुज को, यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को आजाद कर सके। तो ये सबसे बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान के लिए, और बहुत बड़ी कामयाबी है इस खित्ते के लिए कि ये खित्ते में जो तेल था या जो रिसोर्सेस थे जिसके ऊपर अमेरिका कब्जा करके बैठना चाहता था, वो अब उसके कब्जे में नहीं रहेगा। तो ये बहुत बड़ी जो सामने की हार है वो आप देख सकते हैं कि अमेरिका को ये हार मिली है, और इसमें इसकी जनता का, जो ईरान की जनता है उसका बहुत बड़ा सपोर्ट था, क्योंकि
क्योंकि अगर ईरान की जनता सामने ना आती, अगर ईरान की जनता घरों में रहती, तो ये दुनिया को ये दिखाया जाता कि ये जंग में ईरान की जनता साथ नहीं है, और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ की जो रजीम है, जो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि रजीम है जो जंग कर रही है, लेकिन यहाँ की आवाम इनके साथ नहीं है। और क्यों? क्योंकि ये लोग आते हैं और आके अपने ही सिटीजन्स को मारते हैं, लेकिन इनके मुंह पर तमाचा यहाँ की जनता ने मार दिया और दिखाया कि तुम जो अपनी मीडिया में दिखा रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब अपने हुकूमत के साथ हैं। और दिन पर दिन जब ये जंग आगे बढ़ रही थी, तो दिन पर दिन इसमें इसकी भीड़ में इजाफा होता चला जा रहा था। मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ पर पहले दिन और दूसरे दिन जब मैं यहाँ निकला था, तो मैंने देखा था 1-2 सबीले थी, और अब आप देखेंगे तो हर चौराहे पर 10 से 15 सबीले हैं। वहां पर कोई चाय बांट रहा है, कोई बच्चों की एक्टिविटीज हो रही है, कहीं पर लोग जो है वो कॉफी बांट रहे हैं, कहीं पर लोग केक बांट रहे हैं। इस तरीके का यहाँ पर माहौल है, इस तरीके की जनता इनके साथ खड़ी हुई है। और आज रात से लेकर परसों तक, यानी ये जो 3 दिन हैं, आज वेंसडे और कल थर्सडे और फ्राइडे, जिसमें डिसाइड किया गया है कि रहबर का जो चहलुम है वो मनाया जाएगा, उसके कार्यक्रम जगह जगह पर होंगे। तो उसके उन्वान से बहुत ज्यादा भीड़ है जो इस वक्त ईरान की सड़कों पर आज रात में नजर आएगी। जी जी जी, ईरान की सड़कों पे जिस ढंग से अभी तक हम लोग देखते आए हैं, शायद उससे ज़्यादा भीड़ हम लोग देखेंगे। आपके ज़रिए तस्वीरें भी आएंगी जो हम दिखाएंगे अपने तमाम साथियों को, दर्शकों को। लेकिन ज़रा ये बताइए, फिर जल्दी से फिर एक छोटा कमेंट लूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से। लेकिन ये ज़रा बताइए कि यहाँ पर जब ईरान की हम बात कर रहे हैं, और जिसमें आप बता भी रहे हैं कि एक ज़बरदस्त चोट पहुँचाई है अमेरिका को, इजराइल के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि देखिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत, इजराइल का जो पहला बयान आया है, एक तो बहुत देर तक बयान नहीं आया, आज बयान उनका लगभग इंडिया के समय के हिसाब से 11 बजे के लगभग आया बयान, और उस बयान में उन्होंने ये कहा है कि बातचीत बहुत अच्छा है कि हमने सीज फायर की तरफ अमेरिका लेकर गया है, लेकिन ये भी उम्मीद करते हैं हम कि जो बातचीत होगी, यानी इस्लामाबाद में जो बात होगी, वो बात, उस बात की जानकारी भी हमें दी जाएगी। इसको क्या माना जाए? क्या ये दो पक्षों के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो यहां पर इजराइल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी और ये जानकारी हमको दी गई है। मैं कोशिश करता हूं उस लाइन को आप लोगों के सामने रखने की, वो रखूंगा जल्दी। हाँ, ये देखिए, आने वाली बातचीत में इन लक्ष्यों को अमेरिका हमसे और हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों से साझा करेगा, ऐसी उम्मीद है। जो बातचीत हो रही है, होगी, इस बातचीत को अमेरिका हमसे और हमारे क्षेत्रीय सहयोगियों से साझा करेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसको क्या माना जाए? ये कॉन्फ्लिक्ट माना जाए और अमेरिका इजराइल के बीच किसी ढंग का तनाव, टेंशन माना जाए? इसको कैसे देखते हैं? और दूसरी चीज, जब अमेरिका कह रहा है कि लेबनान पे, क्योंकि जो भी शहबाज शरीफ ने जो भी लिखा है वो अमेरिका के कहने पे ही लिखा है, और वो अमेरिका, शहबाज शरीफ लिख रहे हैं कि लेबनान और ईरान दोनों पर सीज फायर लागू है, तो फिर लेबनान पे हमला करने की बात इजराइल के कहने का मतलब है कि अमेरिका की बात हम नहीं मान रहे हैं। जरा ये इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये जो इंटरेस्ट इनका, इजराइल का है, और वो भी लेबनान के ऊपर, इसको जरा बताइए। और हालांकि पहले मैं ये सवाल पूछ चुका हूं आपसे कि ईरान जब हमला करेगा इसके ऊपर, इजराइल के ऊपर, क्योंकि अगर लेबनान के ऊपर हमला होता है तो होगा, हमला ईरान करेगा, तब कहां जाते हुए इसको देखेंगे? आपने हालांकि इसका बहुत विस्तार से जवाब दिया है, लेकिन मैं ये जो छोटी सी बात है जिसमें दोनों के बीच एक टेंशन इस लाइन से दिखाई देती है, यानी अमेरिका और इजराइल की बात कर रहा हूं, अमेरिका और इजराइल की बात कर रहा हूं मैं। जैसा कि आपको भी पता है कि ये जो जंग की शुरुआत हुई थी, इस जंग की शुरुआत के पहले अमेरिका और इजराइल के दरमियान में मीटिंग हुई थी, और ये भी सामने आया था कि अमेरिका को इजराइल ने मजबूर किया है कि आए और जंग में हमारा साथ दें, और फिर उसके बाद दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया।
तो यानी कि शुरू के जो दिन थे उसमें अमेरिका और इस्राइल दोनों एक साथ थे, और अब इस्राइल को ये लग रहा है कि अमेरिका उसका साथ छोड़ रहा है। अमेरिका इस खित्ते से क्योंकि वो इस खित्ते से हार चुका है, उसकी शिकस्त हो चुकी है, उसके 17 बेसिस को तबाह किया जा चुका है, तो अब अमेरिका इस खित्ते से निकलेगा। तो अब यहां पर क्योंकि उसने युद्ध विराम के लिए बोला है अमेरिका ने, और जो नेतन्याहू हैं वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, तो अब इन दोनों के दरमियान में कन्फ्लिक्शन होगा, और अगर ये कन्फ्लिक्शन आगे बढ़ता है तो भी इस्राइल जो है वो अकेला रह जाएगा, और अगर ये कन्फ्लिक्शन नहीं बढ़ता है और अमेरिका इस्राइल का देता है तो अमेरिका को और ज्यादा घुटने टेकने पड़ेंगे ईरान के सामने, और अब तक जितनी भदभद हो चुकी है उससे ज्यादा इसकी भदभद होगी पूरी दुनिया में। क्योंकि अमेरिका में जो लोग हैं वो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं वो इस्राइल की वजह से शहीद हो रहे हैं, इसकी वजह से मारे जा रहे हैं, तो अब हम इस जंग को नहीं करेंगे क्योंकि ये इस्राइल की जंग है, हमारी जंग नहीं है। तो अब जब ऐसी बात उनके खुद की कंट्री में आ रही है तो अब अमेरिका बहुत ज्यादा दिन तक ये जंग साथ में नहीं दे सकता है इस्राइल का, और कन्फ्लिक्शन दोनों में होंगे, और जब दोनों के सामने वो होगा कि यहां पर ये अमेरिका जाएगा फिर यहां पर अकेला रह जाएगा कि खित्ते के लोग होंगे और इस्राइल होगा। और आप ये भी देखें कि इनका पूरा प्रेशर है इस्राइल का कि लेबनान के ऊपर हमला जारी रहे, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये लोग, इनके दिमाग में ये था कि हिजबुल्लाह को इन्होंने खत्म कर दिया पेजर अटैक के बाद, और नसरुल्लाह को जो शहीद किया उसके बाद इन्होंने सोचा था कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन और उसके बाद जंग में आता है तो ज्यादा इनके ऊपर हमला करता है, और फिर उसकी ताकत होती है उसका मुकाबला इस्राइल नहीं कर पा रहा होता है। तो अब ये कहता है कि भाई मैं तो समझा था कि हिजबुल्लाह खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हिजबुल्लाह की ताकत मौजूद है, तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि लेबनान के ऊपर हमला करें और हिजबुल्लाह को खत्म करने की कोशिश करें। लेकिन जैसा कि 10 पॉइंट में है कि ये 10 पॉइंट में अगर इस खित्ते में ये जंग की है तो ईरान इस युद्ध को नहीं रोकेगा तो ये ईरान पलटकर अमेरिका तो यहां इस खित्ते में रहेगा नहीं, तो इसराइल पे हमला होगा, और पूरी जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहा जाता है, चाहे वो इसमें इराक के हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो हुती हो, चाहे वो यहाँ ईरान हो, ये सब एक साथ जो हमला कर सकते हैं। नेतन्याहू उसका कैसे मुकाबला करेंगे ये वो वक्त बताएगा। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब इस चर्चा में बने रहने के लिए, आपने वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करूंगा कि आज कल परसों जो 3 दिनों तक वहाँ जो हुजूम है जो सड़कों पे हम देखेंगे उसकी तस्वीरें आप भेजेंगे, ज़रा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, और साथ साथ वहाँ जो कुछ भी है तमाम अपडेट्स आपसे, आपके ज़रिए, आप तमाम साथियों के ज़रिए मिलती रहती हैं, उन अपडेट्स पे भी हम बात करते रहेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में बने रहने के लिए। और सीधे धीरे जल्दी आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ज़रा यहाँ पर समझना चाहता हूँ, पाकिस्तान की बात सब ने कही है, देखिए तुर्की ने, चीन ने, यूनाइटेड नेशन ने, सब ने, पाकिस्तान ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, इसकी तारीफ सब ने की है, कोई दो राय नहीं। भारत कहाँ है इस जंग में? क्या भारत की विदेश नीति, अपना देश विश्व गुरु की बात होती रही, वो कहाँ दिखाई दिया स्वामी जी? स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए। स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट हूं मैं। हाँ जी अब आ रही है, जी जी ठीक है जी, थैंक यू। देखिए, हम भारतीयों के लिए राजीव जी इतना दुखद स्थिति यह है कि पाकिस्तान का स्तुतिगान सब देश कर रहे हैं, और पाकिस्तान को वो मिल रहा है जो हमारे भारतवर्ष का अधिकार था। अब शायद, आई डोंट नो, शायद किसी पाकिस्तानी बड़े नेता का नाम एप्स्टीन फाइल में ना हो, आई डोंट नो, या यह भी हो सकता है कि वहां के किसी राष्ट्रीय सेठ की गोट अमेरिका के अंदर न फंसी हो, वरना हमारे भारतीयों को हमेशा यह गर्व रहा
जब से हमने आजादी प्राप्त की है कि हमें हमेशा वो सर्वोच्च सम्मान मिला है। रूस भी हमारी बात सुनता था, अमेरिका भी हमारी बात सुनता था, और चीन भी दुस्साहस नहीं करता था हमको छेड़ने का। और ये पहली बार इतिहास में, जैसे 2014 के पहले हम लोग सुना करते थे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 80 साल में ये कभी नहीं हुआ कि भारत की ऐसी स्थिति हो गई हो और हमारा धुर विरोधी जो हमारे यहाँ कारगिल करता है, उरी करता है, पठानकोट करता है, पुलवामा करता है, वो सारा वो आतंकवादी देश आज विश्व शांति के लिए एक सूत्रधार बना है। तो देखिए एक चीज और, ईरान ने ये दिखा दिया, इतने 40 साल के सैंक्शंस के बावजूद अगर वो इतनी ताकत इकट्ठी कर सकता है, हॉर्मूज से पैसा ना इकट्ठा करके अगर इतना मजबूत बन सकता है, तो अगर उस पे से सैंक्शंस हट जाएंगे, अगर वो हॉर्मूज से पैसा लेना शुरू कर देगा और हॉर्मूज में उसने एक अपना ऐसा साझेदार वो चूज कर लिया है, वो ढूंढ लिया है जिसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट ईरान के साथ साझेदारी करने का है, और अमेरिका के एक दोस्त को उसने तोड़ लिया है। तो इसका मतलब यह है, अगर इतनी ज्यादा ताकत ईरान ने सैंक्शंस के बावजूद, इतने डिवैल्यूएशन के बावजूद और इतने रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद अगर इकट्ठी कर ली थी, और अगर अब उसको सैंक्शंस उस पर हटा लिए जाएंगे और हॉर्मूज से वो पैसा इकट्ठा करेगा, तो अमेरिका को 4 बार सोचना पड़ेगा। रिजवी साहब अगर होते, मैं उनसे निवेदन करता, क्योंकि हम विश्व के लोग ये कहते कि ईरान को जब ये नेगोशिएशन करे, ये भी उसके अंदर कंडीशन डाले कि वेनेजुएला के अंदर से अपना शासन हटाएं, वहां के प्रेसिडेंट को वापस करें, वेनेजुएला के लोगों को अधिकार दें कि वहां पे अपनी सरकार चलाए। अमेरिका कोई अधिकार नहीं है क्यूबा को अंधकार की तरह ढकेलने का और वेनेजुएला में गुंडागर्दी करने का। ये एक ऐसा मौका है, इस समय आयरन हॉट है और इस समय हथौड़ा मारने की जरूरत है, और अमेरिका को उसका स्थान दिखाने की आवश्यकता है। और जो लोग अमेरिका इजराइल के साथ खड़े रहे और उसका स्तुतिगान करते रहे, उनको भी ये दिखाने की आवश्यकता है कि तुम्हारा स्थान क्या है। विश्व को शांति की आवश्यकता है, और ईरान ने विश्व कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए वो कर दिया है जिसका इंतजार हमें लंबे समय से था। जी, आपने वेनेजुएला का जिक्र किया, अभी सुना होगा आपने कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इससे ज़्यादा, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को विश्व नोबेल का शांति पुरस्कार चाहिए था, और पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखी थी, इनका नाम आगे फॉरवर्ड किया था। अब पाकिस्तान ने उसी शांति पुरस्कार पाने वाले की जंग को रुकवाया है, तो अब पाकिस्तान बोलेगा हमारे लिए फॉरवर्ड कर दो, हमारे लिए रिकमेंडेशन लेटर दे दो कि अब हमको दे दो, तुम तो पाए नहीं, तुम्हारी जंग हमने रुकवाई। चलिए मजाक ही सही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पे इस बात को आगे बढ़ाते हैं हम। और सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूँ। बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है शांति, हम सब शांति चाहते हैं, और शांति की दिशा में अगर कोई बात हो तो इससे बेहतर और क्या हो सकती है। और उसमें भी अगर वो देश, जैसे भी बता रहे थे स्वामी जी, कि पाकिस्तान अपने देश पर जिस ढंग से आतंकवाद थोपता रहा है, हम लोग भुक्तभोगी रहे हैं, और वो अगर शांति की तरफ जाता है तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इस शांति पाकिस्तान अपनी सीमाओं के ऊपर भी बढ़ाए, उसके लिए भी सोचे तो बेहतर होगा। बस ये एक नोट है। लेकिन हम चलते हैं फिर से उस दिशा, वहीं पे ईरान और अमेरिका की बात करते हुए, ज़रा सुनील शुक्ला जी आपसे भी पहली प्रतिक्रिया यही लेना चाहूँगा कि सीज़ फायर को आप कहाँ तक बढ़ते देखते हैं? 2 सप्ताह के आगे भी बढ़ते हुए देखते हैं? और दूसरी चीज़ कि जो शर्तें हैं, 10 शर्तों को आपने देख लिया, 10 कंडीशंस ऑफ ईरान, वो आपने देख लिया। उस कंडीशंस में जो डिमांड है, उन डिमांड को ही बेस बनाकर आगे बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप राजी हो गए हैं। ये अगर इस ढंग से, इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो क्या सचमुच यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को यह माना जाए कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं? मजबूरी तो कुछ तो मजबूरी रही होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कुछ नहीं मजबूरी है, कुछ मजबूरी नहीं है, बहुत सारी मजबूरियां हैं। धन्यवाद राजीव जी। सवाल इस बात का है कि यह बात जो ईरान की जो 10 शर्तें हैं, यह कोई नई नहीं है। ईरान डे फर्स्ट से कह रहा है कि हमको युद्ध विराम नहीं चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए। पहली बात वो ये कह रहा है कि अमेरिका को या खाड़ी के देशों को खाली करना पड़ेगा। वो यह कह रहा है कि हॉर्मुज पे ईरान का कब्जा रहेगा। वो ये कह रहा है कि युद्ध में जो ईरान का नुकसान हुआ उसकी भरपाई अमेरिका को करनी पड़ेगी।
वह यह कह रहा है कि ईरान के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं पिछले 40 वर्षों से वो उठाने पड़ेंगे। ये कोई नई बात उसने कही नहीं, और सही बातें आपने स्वीकार कर ली। एक भी नई बात ईरान ने नहीं कही है और अपनी वो बातों पे अड़ा हुआ है। केवल और केवल जिस बात पे ईरान सहमत हुआ, जिसको मना करता रहा, कि वह जो दो प्रतिनिधि थे अमेरिका के, एक जो ट्रम्प साहब के दामाद और एक जो अमेरिका के रियल एस्टेट के व्यापारी बुटकाफ साहब और दूसरे उनके दामाद साहब, उससे कहा था उसने कि दोनों से हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उनको 10 अप्रैल को होने वाली बैठक में वो उनके साथ बैठेगा। इसके अलावा उसने ईरान ने अमेरिका की कोई शर्त स्वीकार नहीं की, एक भी शर्त नहीं स्वीकार की, और ये कहता रहा कि आप अस्थायी समाधान की बात कीजिए। वो ये कहता रहा कि जो हमारी संप्रभुता है उसका आप सम्मान कीजिए, पीछे नहीं हटाओ। और अंततः ट्रम्प साहब को आना पड़ा। स्थिति क्या हुई कि आज अभी भारत में जो इजराइल के राजदूत हैं रुबिन अजार साहब, इन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल ने पाकिस्तान को किसी तरह की मध्यस्थता के लिए कोई स्वीकृति नहीं दी थी, न कोई आग्रह किया था। इजराइल का स्टैंड क्लियर हो गया। इजराइल यह कह रहा है कि यह जो युद्ध विराम हुआ है यह अमेरिका के कहने पर हुआ है। इजराइल यह भी कह रहा है कि लेबनान पर यह युद्ध विराम लागू नहीं होता। लेकिन सवाल इस केवल इस बात का कि, और दूसरी चीज यह भी है कि इजराइल को अपने देश में नेतन्याहू को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां के विपक्ष के नेता ने कहा है कि नेतन्याहू की पूरी रणनीति विफल रही है। वहां के विपक्ष के नेता ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया है कि नेतन्याहू ने जिन लक्ष्यों को लेकर के युद्ध शुरू किया था उससे इजराइल का नुकसान हुआ और कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए। भारत में इजराइल के राजदूत साहब कह रहे हैं, रुबिन अजार साहब, कि हमने ढेर सारे लक्ष्य हासिल किए। जब उनसे पूछा गया कि कौन से लक्ष्य थे तो उसको उन्होंने डिटेल नहीं बताया। ये बात उन्होंने कही। अब स्थिति अमेरिका में है। अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ माहौल है। ट्रंप के खिलाफ वहां के जो विपक्ष के नेता हैं और इनकी पार्टी के भी कुछ सीनेटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिन लक्ष्यों को लेकर के यह युद्ध शुरू किया गया था उसमें ट्रंप विफल रहे। जो नारा दिया था ट्रंप ने कि ईरान में रिजीम चेंज करेंगे, रिजीम चेंज करने के नजदीक भी आप नहीं जा पाए। वह रिजीम और मजबूत हो गया। जो थोड़ा बहुत ईरान में इस रिजीम के खिलाफ एक तरह की विरोध की स्थिति दिखाई पड़ती थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। खुद विद्रोहियों का जो थोड़ा बहुत विद्रोह दिखाई पड़ता था, एक तरह का विरोध दिखाई पड़ता था ईरान में, वो एकदम पीछे चला गया, वो भी नहीं दिख रहा है। जो इस्लामिक क्रांति के नेता हैं वे पूरी तरह से सत्ता पर स्थापित है। जो उनका तंत्र है वो पूरी तरह से स्थापित है। तो जो रिजीम चेंज करने की बात थी वो रिजीम चेंज करने की बात भी खत्म हो गई। ईरान के यूरेनियम संवर्धन की जो की मांग है उसको भी आप रोक नहीं पाए। ईरान कह रहा है कि हम यूरेनियम संवर्धन करेंगे और हालांकि हम शांति काल के लिए करेंगे, ऊर्जा की पूर्ति के लिए करेंगे, उसको रोकने में विफल रहे। जो उसका स्टॉक था यूरेनियम का उसको आप हटाने की बात कर रहे थे वो भी आप नहीं हटा पाए। जी। बराक ओबामा तो अपनी बातचीत से कम 98% से अधिक यूरेनियम उठा ले गए थे। आपने क्या किया? एक कहते हैं ना कि हमारे यहाँ एक छटाक यूरेनियम भी आपके पास नहीं है, सबका सब ईरान का ईरान के पास है, कोई नुकसान भी नहीं कर पाया। तो यह युद्ध पूरा का पूरा ट्रंप और नेतन्याहू के हाथ से निकल गया। ईरान ने जबरदस्त तरीके से प्रतिवाद किया और दुनिया के पैमाने पर यह बताने की कोशिश की और पूरी तरह से बताने में कामयाब रहा कि वह देश नहीं है कि जो इनके सामने झुक जाए। उसने अपनी पूरी मारक क्षमता दिखाई, लड़ने का जोश दिखाया, प्रतिवाद करने की ताकत दिखाई, जनता उसके साथ खड़ी है इस बात का संकल्प दिखाया, कहीं से पीछे नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि ट्रंप को बात करनी पड़ी। ट्रंप ने आज यह युद्ध विराम की घोषणा के पहले यह बात कही जा रही है, पब्लिक डोमेन में है, कि नेतन्याहू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं हुई है, जो वहां के फील्ड मार्शल साहब हैं उनसे बात हुई और उसके बाद ये बात हुई कि 10 अप्रैल को बातचीत की जाएगी और युद्ध विराम को बढ़ाया जाएगा। जो आर्थिक कारण है, मेरा केवल एक आधार है मानने का कि दुनिया के जो आर्थिक कारण है इसके कारण से यह शांति विराम या युद्ध विराम बढ़ेगा। युद्ध खत्म भी हो सकता है, लेकिन यह युद्ध खत्म होगा ईरान के शर्तों पर ही।
आप अगर आप ये सोचते हैं कि लेबनान पे इजराइल के हमले के कारण से ईरान शामिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन जो उसके प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह लड़ता रहेगा, हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा सहयोग मिलेगा, हर तरह का समर्थन मिलेगा, हर तरह की ताकत मिलेगी ईरान से, वो बंद होने वाला नहीं है। और यह भी स्थिति हो सकती है कि अमेरिका का इजराइल के ऊपर दबाव हो कि लेबनान के ऊपर हमला वो बंद करे, और इस जो युद्ध विराम है, इस युद्ध विराम में वो शामिल हो, इजराइल भी, और उसमें लेबनान के ऊपर हो रहे हमलों को भी शामिल किया जाए। इस पूरे के पूरे प्रकरण में नेतन्याहू और ट्रंप दोनों पीछे हुए। वजह इसके मैं मानता हूं कि न तो उनको अपने देश में उनको जो अपनी जनता का समर्थन मिला, न दुनिया के पैमाने पर उनके सहयोगियों का समर्थन मिला। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने भी इनको कोई मदद नहीं की, इनके पक्ष में कोई माहौल नहीं बन पाया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के इन्होंने कभी कोई कद्र नहीं की, कोई इसका कीमत नहीं रखा, लेकिन जो देश है जो इनके सहयोग में हमेशा रहे, उन देशों ने किसी तरह का सहयोग नहीं दिया। खाड़ी के देशों से जो उम्मीद कर रहा था अमेरिका कि जब ईरान की तरफ से उन देशों पे हमले होंगे तो वो प्रतिकार करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो दुनिया के पैमाने पर जिस तरह का समर्थन, जिस तरह का सहयोग की अपेक्षा अमेरिका ने कर रखी थी, वो नहीं मिला। इजराइल ने जिस तरह की उम्मीद कर रखी थी कि वह पूरी तरह से ईरान को ध्वस्त कर देगा और किसी भी तरह का हमला नहीं कर पाएगा ईरान के खिलाफ, वो भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। जो तेल की कीमतें बढ़ती गई, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तबाह होती गई, दुनिया के तमाम देशों की जीडीपी पे इसका असर पड़ा, महंगाई बढ़ती चली गई, ऊर्जा का संकट पैदा होने लगा। ये तमाम कारण थे जिसने ट्रंप के ऊपर दबाव बनाया कि युद्ध खत्म होना चाहिए, क्योंकि इस युद्ध से कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आप रिजीम परिवर्तन की बात करते हैं तो यह रिजीम परिवर्तन बिना अमेरिकी सैनिकों के उतरे ईरान में संभव नहीं था, और ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारना भी इतना आसान नहीं था जितना कोई सोच सकता है। तो वहां पर सैनिक उतरने नहीं थे, रिजीम चेंज होना नहीं था, ईरान की मारक क्षमता जो है बरकरार ही थी, चीन और रूस उसके साथ खड़े ही थे, लगातार उसको सहयोग कर रहे थे। तो इन कारणों से ये युद्ध बढ़ने से दुनिया के लोगों को नुकसान होता। पोप साहब इसकी आलोचना कर चुके थे, पूरा नाटो देश इसकी आलोचना कर चुका था, खाड़ी के देश इसकी आलोचना कर चुके थे। तो ये हालात ये बनते चले गए कि आप इस युद्ध से बाहर निकलिए, और अमेरिका चाहता था कि वो इस युद्ध से बाहर निकले। उसका जब कई विमान मार गिराए गए, उसके सैनिक भी मारे गए, बहुत बड़ी संख्या नहीं थी, लेकिन वहां तक एक आदमी कीमत है। एक अपने सैनिक को बचाने के लिए अमेरिका ने कितने प्रयास किए, इस बात का प्रमाण है कि अगर जब कॉफी वहां जाने लगती है तो अमेरिका की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ईरान के द्वारा किसी भी तरह के लिए समर्पण के लिए न तैयार होना, बल्कि लगातार अपने आक्रामकता को बनाए रखना, और दुनिया के पैमाने पर जो ऊर्जा का संकट है उसकी स्थिति के कारण मेरा मानना यह है कि अमेरिका इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगा, और जो भी इस स्थिति उसमें वह इजराइल के ऊपर भी इस बात का दबाव बनाएगा कि वह लेबनान के ऊपर अपने हमलों को खत्म करे या रोके। और मेरा अपना मानना है कि बिना अमेरिका के सहयोग के इजराइल के पास ताकत नहीं है कि वह युद्ध को जारी रख सकता हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर है जिसको खोलना यहाँ ज़रूरी था, जिसमें ये समझें कि क्या ये सीज फायर आगे भी बरकरार रहने वाली है। लेकिन क्या लगता है अमलेंदु जी, हिजबुल्लाह और लेबनान की बात, और उसको जैसे सुनील शुक्ला जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो अंदर खाने जो भी सपोर्ट होगा, लेकिन ईरान यहाँ चाहेगा, ईरान भी चाहेगा कि सीज फायर, और इससे और अच्छा मौका क्या हो सकता है जब अमेरिका यहाँ घुटने पे है और 10 शर्तें जो हैं ईरान की, उन शर्तों को आधार बनाकर ही जब चर्चा आगे बढ़ानी है, तो ईरान के लिए क्या दिक्कत है? ईरान के लिए तो विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल राजीव जी, ईरान के लिए विन विन सिचुएशन है, लेकिन ईरान के सामने जो संकट है, हालांकि ईरान ने उसका तोड़ निकाल लिया है। ईरान के सामने जो संकट होगा वो संकट ये है कि जब जंग शुरू हुई तो हिजबुल्लाह और अंसारुल्लाह दोनों जो थे इस जंग में कूदे कि हम ईरान के प्रति वफादार हैं और हम इस जंग में कूद रहे हैं क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल हमले कर रहे हैं। लेकिन जब ये हो गया है, युद्ध विराम लागू हो गया है और ईरान की शर्तों पे हुआ है, और ईरान की शर्तें राजीव जी ट्रंप साहब ने खुद जो है वो घोषित कर दी है अपने तो सोशल पे। भले ही वो CNN का विरोध करते हुए उन्होंने की, लेकिन उन्होंने जो वहाँ की 10 शर्तें थी और जो वहाँ के सुरक्षा काउंसिल का जो पत्र है उसको बाकायदा पोस्ट किया
कि देखिए ईरान की शर्तें तो ये है, और CNN गलत खबर दे रहा है, झूठी खबर दे रहा है। तो ये उन्होंने स्वीकार कर लिया अपने पोस्ट में, जब उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की उसमें भी स्वीकार कर लिया कि ईरान से 10 सूत्रीय जो है वो मांग पत्र हमको मिला है और उसी पर चर्चा आगे होगी, ये भी स्वीकार किया है ट्रम्प साहब ने। तो अब ट्रम्प साहब जो उससे अगर हटते हैं या भागते हैं तो समस्या ट्रम्प साहब के सामने ही आएगी। लेकिन राजीव जी, जो केंट जिन्होंने इस्तीफा दिया सबसे पहले अमेरिका में, उन्होंने सुबह ही सुबह कहा कि भाई ये इस जंग को, जो युद्ध विराम है, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा इजराइल हर हाल में। और इसलिए करेगा कि चूंकि अगर अमेरिका यहां से निकल जाता है तो इजराइल की बहुत जबरदस्त पिटाई होगी। तो इजराइल किसी भी हाल में नहीं चाहेगा कि ये युद्ध विराम जारी रहे या युद्ध खत्म हो, वो अमेरिका को फिर से घसीटना चाहेगा। और इसलिए इसका एक ही मात्र हल है कि इजराइल का जो युद्ध फंडिंग होती है उसको बंद कर दिया जाए और इनको जिम्मेदार ठहराया जाए कि ये लेबनान पर और जो भी हमले करते हैं गजा पर, वो उसको बंद किया जाए। लेकिन राजीव जी, मुझे लगता है कि ईरान जो है अब वो सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ भी हिजबुल्लाह के साथ नहीं जाएगा। वो भी वही काम करेगा जो उसके यहाँ रिजीम चेंज कराने के लिए ट्रम्प साहब कर रहे थे, यानी हिजबुल्लाह को वो मदद देगा और हिजबुल्लाह से ही अब इजराइल को पिटवाएगा, ताकि ये हो कि भाई आप एक मिलिशिया से ही हार गए तो ईरान से आप क्या क्या करते। और जाहिर सी बात है राजीव जी कि जिस तरीके से इजराइल जो है वो अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए है, लेबनान पर उसने फिर हमले किए हैं, वहाँ की एक बस्ती जो उसको खाली करने का आदेश दिया है कि इसको खाली कर दीजिए साउथ लेबनान में, और वो कौन सी नदी है उसके पार वहाँ के नागरिक चले जाएं 2 जिलों के, ये सब उसने घोषणा की है। तो यानी जो ईरान जो है वो अब मदद करेगा हिजबुल्लाह को और ज्यादा तरीके से, और अब इजराइल की पिटाई करवाएगा हिजबुल्लाह से ही। अब उसे खुद सीधे सीधे जंग में उतरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर इजराइल राजीव जी ईरान के ऊपर कोई हमला करता है या होता है तो फिर उसके पास फिर एक वैध कारण होगा ईरान के पास इस युद्ध विराम को तोड़ने का, और फिर वो पिटाई करेगा इजराइल की अच्छे तरीके से। और खाली देशों में जो यूएस के बेस जो बचे हैं, अब वो कितने समेटते हैं और कितने उखाड़ कर ले आते हैं ट्रम्प साहब, ये देखा जाएगा। क्योंकि राजीव जी देखिए, पुनर्निर्माण जो है वो ईरान का ही नहीं होना है। ईरान का तो अपने देश का पुनर्निर्माण करना है, ठीक है, उसका नुकसान हुआ वो तो हॉर्मुज स्ट्रेट से वसूल लेगा। लेकिन जो ट्रम्प साहब के 17 में से 13 बेस तो बिल्कुल तबाह हो गए, मतलब बिल्कुल खाक में मिल गए, और बाकी जो बचे भी हैं 3, उनकी भी काफी क्षति हुई है। इनका पुनर्निर्माण कौन कराएगा? क्या ये खाली के देश कराएंगे? ईरान तो अपना जो है पुनर्निर्माण हॉर्मुज स्ट्रेट से कर लेगा, वसूल टोल टैक्स नहीं, अमेरिका पैसा मांगा करता है, वो पहले भी मांगा है, पैसा मांगता है कि आप दीजिए। वो ईरान से पहले पैसा मांग चुका है 1980 वाले उसमें, तो इसलिए लेकिन इस बार नहीं, इस बार हिम्मत नहीं हो रही है। इस बार हिम्मत नहीं हो रही है राजीव जी, इस बार तो खुद स्वीकार कर रहा है कि भाई आप वहां से कर लीजिए। ये भी कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उनका रहेगा। और जो अब्बास अरागची ने ट्वीट किया उसमें उन्होंने साफ लिखा कि यहाँ की सेना जो है वो इसको करेगी नियंत्रित, और उस पर हामी भरी है ट्रम्प साहब ने। तो इसलिए अब वो हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान से नहीं मांग सकते, बल्कि ये शर्त जो 10 रखी गई है उसमें ये है कि उनको ईरान को हर जाना दीजिए आप। तो ये ट्रम्प साहब ने स्वीकार किया, इस पर बातचीत आगे होगी। तो इसलिए राजीव जी, जो नुकसान है वो ज्यादा ट्रम्प साहब का, यानी अमेरिका का नुकसान है। तो उसकी भरपाई कैसे होगी? जैसा कि बीच में खबरें आई थी कि अमेरिका जो खाली देशों से कह रहा है कि भाई आप पैसा दीजिए इस जंग को जारी रखने के लिए, और जंग खत्म करनी है तो भी पैसा दीजिए। तो ये खाली के देश जो हैं, ये इनके सामने एक मुसीबत है कि अभी ट्रम्प साहब को पैसा दें कि क्या करें, क्या मुसीबत आए, तो इनके लिए मुसीबत है। तो इसलिए राजीव जी, ट्रम्प जो चाहते थे वो ट्रम्प यही चाहते थे कि यहाँ से एक सम्मानजनक तरीके से निकल जाया जाए। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि उनकी जीत हो गई है ईरान पे, लेकिन अब ट्रम्प साहब से पूछा जाना चाहिए कि ट्रम्प साहब, आप जब कह रहे थे कि वो वहाँ नए राष्ट्रपति हैं उनसे आपकी बातचीत चल रही है, तो ये बातचीत आपकी नए राष्ट्रपति से चल रही है कि पुराने से चल रही है? ट्रम्प साहब ने कहा था ना कि नए राष्ट्रपति वहां आ गए हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है, रिजीम वहां चेंज हो गया है। तो भाई कौन से रिजीम से आपकी बात चल रही है? तो ये बताइए ट्रम्प साहब, किससे आपकी बात हुई? अभी तो जो है अब्बास अरागची और डॉक्टर मसूद पेजिशकियन से आपकी बात हो रही है, जो भी हो रही है। आप कह रहे थे वहां राष्ट्रपति बदल गए हैं, नए राष्ट्रपति आ गए हैं और नए लोग आ गए हैं, तो उनसे आप बातचीत चल रही है। तो ट्रम्प साहब बताएं किससे बातचीत चल रही है? मुझे लगता है राजीव, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शाह रजा पहलवी ने जितने पैसे बचा के रखे थे वो सब इसमें दाव पे लगा दिए। अब क्या करेंगे वो? डोनाल्ड ट्रंप ने सड़कों पे ला दिया, डोनाल्ड ट्रंप के चक्कर में सड़क पे आ गए। डोनाल्ड ट्रंप तो व्यापारी आदमी भैया, वो पैसा वो जहां से मिले चंदा वहां से ले लेगा, व्यापारी और पॉलिटिशियन भी। आप दोनों अगर हैं तो आप पैसे देने की बात तो भूल ही जाइए, लेने की बात ही जानते होंगे।
तो शाह रजा पहलवी जो है, रजा पहलवी, जो वहाँ रिजीम चेंज, वहाँ पे सत्ता पर काबिज होने की बात करते रहा, वो आज की तारीख में क्या कर रहा होगा, मैं ये सोचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, आप सही कह रहे हैं। मतलब शाह रजा पहलवी जो हैं, अब उनके समर्थक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लंदन में भी और अमेरिका में भी कि आपने जंग क्यों रोक दी, जंग क्यों रोक दी। वहाँ जो प्रदर्शन हो रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर राजीव जी, वो पहलवी के समर्थक ही कर रहे हैं, आम अमरीकी नहीं कर रहा है। उनके समर्थक जो है वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब आपने जंग क्यों रोक दी। तो भाई पहलवी साहब आप कहाँ थे? तो पहलवी साहब का तो लुटना था राजीव जी, वो लुट ही गया। अच्छा, और बिल्कुल आपने सही कहा कि ट्रम्प तो व्यापारी आदमी, उसके खून में व्यापार है। उसने तो इस जंग के दौरान भी खरबों डॉलर कमा लिए। खुद कमाए सो कमाए, पीठ हेक्सेथ को कमवाए, पीठ हेक्सेथ के साथियों को अपने साथियों को कमवाए। तो ट्रंप ने तो अपना काम कर लिया। और यही आरोप वहां का विपक्ष लगा रहा है कि भाई ऐसा खराब जो राष्ट्रपति जो है वो अमेरिका के इतिहास में अब तक नहीं आया, जिसके लिए जो है वो व्यापार फर्स्ट, खुद का व्यापार फर्स्ट, और अमेरिका जो है दूसरे नंबर पे है। तो बात तो कर रहा था अमेरिका फर्स्ट की, लेकिन अमेरिका फर्स्ट नहीं, इसके लिए खुद का व्यापार फर्स्ट है। तो कुल मिलाकर राजीव जी जो परिस्थितियां इससे बन रही हैं, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब यहाँ से निकलना चाहेंगे। जो भी बातचीत हो शर्तें मान के और कह देंगे भाई जीत गए हम, हमारी रिजीम से बातचीत हो गई। अब ये पहले कह चुके कि हमारा वहां रिजीम चेंज करना लक्ष्य नहीं था, कह ही चुके, स्वीकार कर चुके रिजीम कर। लेकिन जब कहे थे तब कहे थे कि हम जो है 2 दिन में वहां रिजीम चेंज करके आ जाएंगे और संघर्ष करो ईरानियों, इस रिजीम को उखाड़ फेंको। तब वो उखाड़ने की बातें सब जो है वो खत्म हो गई राजीव जी। यहाँ सबसे ज्यादा फंसे हुए जो है वो नेतन्याहू ही दिखाई पड़ते हैं, और जो है वो राजीव जी खाली देश फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं। खाली देशों के सामने संकट है, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से बार-बार साफ तौर पर कहा कि अगर हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं तो आपके देश में जो बेसिस हैं वहां से हो रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में जो स्थितियां हैं उनको आप खत्म कीजिए। अब राजीव जी उनके सामने दिक्कत ये होगी, जो खाड़ी के देश हैं खासतौर से, कि अब वो पिसते हुए दिखाई पड़ेंगे ईरान और ट्रंप दोनों के बीच में। ट्रंप साहब कहेंगे पैसा दो, ईरान कहेगा कि भाई कोई गड़बड़ हुई तो इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे, क्योंकि बेस तुम्हारे यहाँ है, कोई हमला होता है तो इनके सामने भी दिक्कत होगी। लेकिन ट्रंप साहब जो राजीव जी, मुझे लगता है कि वो, देखिए हम लोग जो चर्चा कर रहे थे राजीव इससे पहले भी, जब वो घोषणा कर रहे थे ये सभ्यता का अंत हो जाएगा, सभ्यता का अंत हो जाएगा, तब भी हम लोगों ने यही कहा था कि ट्रंप साहब ये धमकी में चाहते हैं कि धमकी में ईरान जो है वो सरेंडर कर दे इस धमकी के बाद। लेकिन वहां के अवाम ने जिस तरीके से जवाब दिया ट्रंप साहब को, तो सारी हैकड़ी निकल गई। और इतनी हैकड़ी निकल गई कि ही शहबाज शरीफ को जो कह के कहना पड़ा, मतलब ये राजीव जी देखिए उल्टी चीज है। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने कहा कि भाई इस जंग को रोक दीजिए, उल्टा है, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से कहा। वो गवाही दे रहा है वो पोस्ट जिसपे था ड्राफ्ट जो है, और उसको फिर जब एडिट किया गया, इसका मतलब ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ से कहा कि भाई जान बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि मैं हमला कर सकूं। तो ये राजीव जी ट्रंप साहब बचाकर किसी तरीके से निकले हैं। अब ये चाहेंगे कि वो बिल्कुल ना फंसे, अब वो किस पे कितना टैरिफ लगाएंगे वो देखा जाएगा। लेकिन राजीव जी सबसे खराब स्थिति मुझे लगता है, देखिए इस जंग में जीते या हारे कोई, चाहे अमेरिका अपनी जीत का दावा करे, चाहे ईरान जीत का दावा करे। हालांकि इजराइल का एक अखबार है मारीब, उसने आज एक बहुत लंबा लेख राजीव जी के सीज़फायर के बाद लिखा है, और उसने साफ लिखा है कि इस पूरी जंग में ईरान जो है एक बड़े विजेता की तरीके से बाहर निकला है, और ये भी स्वीकार किया है कि ईरान एक सुपर पावर के तौर पर अब जाना जाएगा। तो राजीव जी पश्चिम एशिया में एक नई सुपर पावर जो है उसका तो हम लोग समझ रहे हैं कि ईरान बनकर निकल रहा है। लेकिन राजीव जी अब जो दिक्कतें होंगी वो और ज्यादा बढ़ेंगी, और इसमें जंग में कोई भी जीते कोई भी हारे, खोया जो है राजीव जी वो भारत ने है। भारत ने खोया है जी। देखिए जीते हारे कोई भी, अमेरिका जीत का दावा कर, चाहे ईरान जीता करे, खोया हमने है। खोया हमने ये कि हमने अपनी निरपेक्षता की नीति खोई, हमने अपना इकबाल खोया। हम जो बुद्ध के देश थे, हम युद्ध के देश नहीं थे, हमने वो इकबाल खोया। हम जाकर के नेतन्याहू के गले पड़े, एक युद्ध अपराधी के जाकर हम पड़े, और वो ऐसे गले पड़ा राजीव जी कि इजराइल जो है मरे हुए सांप की तरीके से हमारे गले पड़ गया है। तो हमने जो है राजीव जी देखा जाए खोया जो है इस पूरे युद्ध के दौरान, हमारा इसमें कोई स्टेक भी नहीं था। खोया जो है वो भारत ने है। बाकी जीत हार तो राजीव जी होती रहती है, युद्ध होता है, कोई जीतता भी कोई हारता भी है, वो एक अलग का मसला है। जी जी बिल्कुल, जीत हार होती रहती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और क्या भारत ने खोया, क्या भारत ने पाया, जरा थोड़ी सी चर्चा इसको और आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपको क्या लगता है इस ओवरऑल, प्रशांत जी ओवरऑल एक इस जंग को, ये मान ले कि ये जंग रुक गई थोड़ी देर के लिए, ये मान ले जंग रुक गई, और जिस ढंग से सुनील शुक्ला जी भी बता रहे थे
कि जिस ढंग से ये बातचीत आगे बढ़ेगी और जैसे आधार बना दिया गया, बेस बना दिया गया है इनकी शर्तों को, ईरान की शर्तों को, अमेरिका ने अपनी शर्त को यहाँ आगे नहीं रखा है, ईरान की शर्तों को डोनाल्ड ट्रंप ने रखा है। रिजीम चेंज की बात, तो फिर हमने जो पाना था हमने पा लिया, वो सारी बातें करके ठीक है, फेस सेविंग तो ज़रूरत है और सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका, उसका राष्ट्रपति इतना तो करेगा, उसको इतनी तो दी जाए कि छूट देनी चाहिए इतनी। लेकिन ओवर भारत और पूरी दुनिया का इस जंग के बाद भारत भी उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए थी। जो भी भूमिका आज है उसका ऑपरेशन तो थोड़ा होना ही चाहिए ना। जी बिल्कुल। देखिए, भारत हमेशा से, दशकों से यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की मांग कर रहा है जी। और ऐसा देश जो, खासकर मोदी जी जो अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं, नॉन बायोलॉजिकल भी बताते हैं, उसके बाद तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से गले लिपटते हैं, हंसते हैं जोर जोर से। ऐसा देश जो कि हमेशा से हर क्राइसिस में जिसकी भूमिका रही है, जिसने नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को लीड किया है दुनिया के, वो देश की इतने बड़े युद्ध में जो आपके बगल में हो रहा है और जिससे आप प्रभावित हैं, युद्ध वहां हो रहा है, गैस के सिलेंडर की लाइनें भारत में लगी हुई हैं, दिल्ली में लगी हुई हैं, लखनऊ में लगी हुई हैं, पटना में लगी हुई हैं। ऐसा युद्ध जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है। और भूमिका के अलावा सबसे बड़ी जो गलती वो हुई कि युद्ध के 48 घंटे पहले, अयतुल्ला खमनेई के हत्या के 48 घंटे पहले आप इजराइल में थे और उनके साथ थे जिन्होंने ये हत्या की। भविष्य में आने वाले कोई भी प्रधानमंत्री को, राजीव जी, मोदी साहब तो नहीं कर पाएंगे। भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से पटरी से उतर चुकी है। यह विदेश नीति के एक्सपर्ट्स के हाथ में नहीं है, यह डिप्लोमेट्स के हाथ में नहीं है। इसमें फैसले वैसे ही हो रहे हैं यहाँ पे भी जैसे फैसले अमेरिका में ट्रंप कर रहे हैं, निजी चीजों में। और इजराइल में जाना सबसे बड़ी गलती है। भविष्य के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ा मुश्किल काम होगा इस विदेश नीति को वापस पटरी पर लाना और भारत का इकबाल तय करना। दुनिया की कूटनीति में एक बड़ी वो होती है, एक पर्दे के पीछे बातचीत, पर्दे के पीछे की जो गतिविधि होती है राजीव जी, और आप तो क्या वहां रहे हैं यूएसएसआर में, और हम सब ने दुनिया देखी है। ये जो एजेंसियां होती हैं, सीआईए है, चाहे मोसाद है, चाहे वो केजीबी है, इनका सबसे बड़ा औजार, सबसे बड़ा हथियार हनी ट्रैप होता है जी। और इसी के जरिए वो लोगों को जो है वो झुकाते हैं, इसी के जरिए वो नीतियां बदलवाते हैं, इसी के जरिए वो हथियार बेचते हैं। ये एक बहुत बड़ा हथियार उनके पास है और इस पूरे प्रकरण में भी ये भी कहीं ना कहीं इसका असर रहा होगा। एक दूसरी बात कि आप देखिए कि युद्ध क्या दोबारा शुरू हो सकता है, ये सवाल है। इस युद्ध की इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी ज्यादा है, आर्थिक इसका जो बोझ है वो इतना ज्यादा है, 90% ऑयल का ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ है, रिफाइनरियां जल गई, 5 साल लगेगा रास लफान को वापस बनने में। तो इस युद्ध की जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है और इसलिए इसके इस स्केल पे दोबारा शुरू होने की कोई गुंजाइश नहीं। कॉन्फ्लिक्ट, छोटे मोटे लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट लेबनान इजराइल के वो होते रहेंगे, लेकिन एक युद्ध, प्रॉपर युद्ध जिसमें कि सरकारें शामिल हो, एयरफोर्स शामिल हो, मिलिट्री शामिल हो, ऐसा युद्ध मैं अब नहीं वापस इसकी संभावना देख रहा हूँ। एक और बहुत बड़ी लर्निंग, भले ही उनके नेता जो है वो बोल ना पाए जीसीसी कंट्रीज, अरब कंट्रीज में, लेकिन उनके अंदर भी एक टीस तो है कि उनकी जमीन पे अमेरिकी अड्डे
और ईरान उनके यहाँ मिसाइल फेंकता रहा। उनके अमेरिकी अड्डों ने उनकी सुरक्षा नहीं की। तो अमेरिकी अड्डे जो गल्फ कंट्रीज में हैं वो इजराइल की सुरक्षा के लिए, ये बात तय हो गई, उनके लिए नहीं है। उनके नागरिकों के लिए है, ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। उनकी रिफाइनरी जलती रही। अमेरिकी जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने नहीं काम किया। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम काम करता रहा इजराइल को बचाने के लिए। ये भी एक बड़ा लेसन है जो जीसीसी कंट्रीज जो है वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उनके अंदर ये एक भावना तो अंदर आ गई कि हमको ट्रीट ठीक से नहीं किया गया। तो इसलिए मुझे संभावना जरा कम लग रही है। ये युद्ध उसी स्केल पर, जिस स्केल पे कल तक था ये युद्ध, वो वापस शुरू हो पाएगा, क्योंकि उसकी आर्थिक कॉस्ट बहुत बड़ी है। और एक आखिरी बात यह है कि देखिए, ट्रंप के जो 2-3 बयान हैं सभ्यता को नष्ट कर देंगे। आज रात में जी स्कूल पे हमला, पावर स्टेशन पे ईरान के हमला कर देंगे, ये 3 के बयान और हरकत है। आगे पीछे आज नहीं कल राजीव जी वॉर क्रिमिनल के तौर पे ट्रंप का ट्रायल भी होना है। ये भी जाएगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। वॉर क्राइम है, ये साफ तौर पे वॉर क्राइम है। और कोई ना कोई देश आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद जाएगा। और एक और आखिरी बात कि रिजीम चेंज इजराइल में होगा। अक्टूबर में, इसी साल अक्टूबर में चुनाव है इजराइल में। अभी सुनील जी बता रहे थे कि वहाँ विरोध शुरू हो गया अंदर से। अभी इजरायली खबरें तो बाहर आई नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। तो अक्टूबर 2026 में चुनाव है वहाँ पे इजराइल में। जी जी, तो वहाँ पे रिजीम चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल। सुनील जी क्लोजिंग कमेंट। और ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें, दुनिया के अब ये एक जंग 40 दिनों तक चले इस युद्ध को, और उसके बाद भारत के बारे में बात करना ज़रूरी है। जैसे अभी प्रशांत जी भी बता रहे थे, भारत की स्थिति इस जंग में, और उसके अलावा दुनिया में अमेरिका, इज़राइल, ईरान, और ख़ासकर ईरान यहाँ से। और इस जंग में, अगर जैसे आपने ही बताया कि ये जंग अब उस ढंग से एस्केलेट होते हुए नहीं दिखाई देती है, नहीं होगा, अच्छी बात है नहीं हो। लेकिन क्या यहाँ से आपको लगता है कि जो सैंक्शंस लगाए गए थे अभी तक ईरान के ऊपर, वो इसको विड्रॉ, अभी कुछ को विड्रॉ किया गया था, वो विड्रॉ होते हुए आप देखते हैं? दूसरी चीज़, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कह दिया अभी से थोड़ी देर पहले, आपने शुरुआत में मैं बता रखा हूँ कि जो देश ईरान को हथियार मुहैया कराएंगे उनके ऊपर हम 50% टैरिफ लगाएंगे। फिर आ गए आप वही टैरिफ वाले उस पर। क्या फिर से यहाँ से हम दूसरी दिशा में डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब आपको कुछ ना कुछ हरकतें ऐसी करनी है जिससे आप लाइमलाइट बटोर पाएं और दुनिया को परेशानी में डालने की कोशिश करते रहें? अगर किसी राष्ट्रपति को पागल कहा जा रहा है, अविश्वसनीय कहा जा रहा है, मानवता के खिलाफ कहा जा रहा है, गैर कानूनी युद्ध लड़े जाने का आरोप लगाया जा रहा है, तो यह अनायास तो नहीं है ना। ट्रंप की नीतियां किस कदर विफल हुई हैं इस युद्ध के कारण। ट्रंप ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था उसके तेल खरीदने के को लेकर के। इसी ट्रंप को कहना पड़ा कि आप तेल खरीदिए। दुनिया के तमाम देशों से उसने अपील की। 40 सालों से चल रहा था ईरान के ऊपर प्रतिबंध। इसी ट्रंप ने ईरान के लिए कहा कि वहां से तेल खरीद लीजिए। ईरान ने कहा कि जिसको चाहूंगा मैं उसको तेल दूंगा, जिसको चाहूंगा नहीं दूंगा। ईरान ने नहीं कहा कि ठीक है हमारी दुकान खुल गई है, जो चाहे वहां से हमसे तेल ले जाए। उसने कहा कि मैं जिस देश को चाहूंगा उसको तेल दूंगा, जिसको हमसे तेल लेना होगा और हुर्मुज से जाना होगा, अपना परिवहन करना होगा, उसको युआन में पैसे देने पड़ेंगे। तो दुनिया को तो उसने अपनी ताकत दिखा दी। और अगर ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जो देश ईरान को अस्त्र शस्त्र देंगे उन पे आप टैरिफ लगा देंगे, लगा लीजिए। उनको खुल करके ईरान चीन सैन्य सहायता दे रहा है। चीन का ईरान के साथ 25 साल का समझौता है।
चीन ने ईरान में 400 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए अपना समझौता कर रखा है अगले 25 वर्षों में। कर लगा लीजिए आप चीन के ऊपर टैरिफ, आपको जवाब, चीन भी आपको जवाब दे देगा। ये सबको पता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान में वो चीन का है और रूस का है। ये सबको पता है कि एंटी शिप मिसाइल वो चीन की है। ये सबको पता है कि बैलिस्टिक मिसाइल के कंपोनेंट्स हैं वो रूस से आते हैं और चीन से आते हैं अमेरिका ईरान के पास। रोक लीजिए आप। युद्ध खत्म होने के बाद आप समझौता करने के बाद छोड़ दीजिए, युद्ध के दौरान ईरान से चीन जाने वाले जो मालवाहक पोत हैं उनकी संख्या गिनती कर ले ट्रंप साहब बैठ करके, और जितने चीन से ईरान वापस लौट के आए हैं उनकी भी गिनती कर लें। क्या रहा था उस मालवाहक पोतों में, यह क्या ट्रंप साहब को जानकारी नहीं है? उनको ये पता है कि जो हमारा विमान मार गिराया गया उसका जो हमारा सैन्य कर्मी है वो कहाँ है, ये जानकारी नहीं है कि उस मालवाहक पोत में चीन से आ क्या रहा है। और आप धमकी दे रहे हैं कि आप लगाएंगे टैरिफ। लगाते रहे, किसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे? कौन दे रहा है? कौन इस स्थिति में है कि जो ईरान को मिलिट्री सहयोग देगा? ये क्या तथ्य नहीं है, जानकारी में नहीं है ट्रंप साहब के कि जितने भी एटॉमिक सेंटर्स चल रहे हैं ईरान में सब रूस के सहयोग से चल रहे हैं, सब में रूस की भागीदारी है, तकनीकी सहयोग है, कंपोनेंट्स का सहयोग है, उसके वैज्ञानिक वहां काम करते हैं। ये ट्रंप को जानकारी नहीं है? लगा के देख लीजिए आप। और यूएसएसआर आपको कितना मान लेता है? आप तो लगा रहे हैं उस समय से ही जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। कितना यूएसएसआर ने, रूस ने आपको मान लिया? ये ट्रंप के, इसीलिए आप सोचिए कि ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति, पता नहीं यह व्यक्ति इतिहास में कैसे याद किया जाएगा। कोई दुनिया का आदमी आज इस व्यक्ति को सम्मान से याद नहीं करना चाहता। उस देश के नागरिक, उस देश के नेता, उनके पार्टी के नेता अगर उस व्यक्ति को राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध संज्ञा दे रहे हो, गैर जिम्मेदार बता रहे हो, अस्थिर बता रहे हो, ये सामान्य विशेषण तो नहीं है, यह नयास तो नहीं है। अब आप इस युद्ध में अगर आप भारत की बात करें, निश्चित रूप से भारत की, दुनिया में कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जिसमें भारत की प्रतिक्रिया न आई हो जी। जब से हम आजाद हुए हैं तब से, बल्कि जब हम आजाद नहीं थे तब भी हम इस गंभीरता से कहते थे कि हम युद्ध के खिलाफ हैं जी। प्रधानमंत्री जी यह तो कहते हैं कि साहब ये युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है, लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है तो बुद्ध का नाम ही भूल जाते हैं वो, फिर कोई उनकी प्रतिक्रिया ही नहीं आती। भारत के नागरिकों ने, भारत की सरकार के विपरीत भारत के नागरिकों ने एक जो आक्रांता है उनके खिलाफ खड़े हुए, जिन लोगों ने युद्ध शुरू किया उनके खिलाफ खड़े हुए। भारत के नागरिकों ने ईरान को आर्थिक सहायता देने का प्रयास किया, आर्थिक सहायता दिया, लोगों ने चंदे इकट्ठे किए, ईरान के दूतावास को सौंपा। भारत के नागरिकों ने जब ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु की हत्या कर दी गई तो उनके दूतावास में जाकर के शोक संवेदना दी। भारत की सरकार को तो लगे इसमें 5 दिन, उसमें भी सरकार का प्रतिनिधि गया, कोई मंत्री नहीं गया वहां बोलने के लिए। उसमें शोक सभा में आपने खमेनी साहब का नाम तक नहीं लिखा। हम बहुत पिछड़ गए। जो देश जो विकसित देशों का नेता बनने का दावा करता था, इस संघर्ष के समय में चुप रहा। इस संघर्ष के समय में किसी तरह की उसने प्रतिक्रिया नहीं दी। हम युद्ध के खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। गाजा में जो नरसंहार हो रहा था उसके खिलाफ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। हम इजराइल के पक्ष में खड़े दिखाई पड़े, इजराइल के साथ हैं और आगे भी हम रहेंगे। यह वाक्य अपने आप में भारतीय नागरिकों के खिलाफ है। हम फलस्तीन के साथ हैं, हम इजराइल के साथ नहीं है। हम उस किसी भी देश के साथ नहीं है जिसका चरित्र औपनिवेशिक है। हम उस किसी भी ताकत के साथ नहीं है जो विस्तारवादी है। हम इसके हमेशा उसके खिलाफ रहे हैं और हमें मानते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान किया जाना चाहिए। इस मौके पर हम कुछ भी नहीं हमने बोला। जिस देश को, यह हमारी कितनी बड़ी राजनीतिक कूटनीतिक पराजय है भारत की सरकार की, कि जिस देश को भारत की सरकार पिछले कई वर्षों से आतंकवादी देश घोषित कराने के लिए और पूरी दुनिया में अलग थलग करने का प्रयास करता रहा, वह देश आज दुनिया के पैमाने पर चर्चा में आने लगा। कितने बड़े युद्ध को रुकवाने में उसकी भूमिका होगी। कल तक ईरान जो कर रहा था कि हमें इस्लामाबाद को हमने
समझौता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं दी है, वो इस ईरान में तैयार हो गया वहां जाने के लिए। ट्रंप ने जिन 2 लोगों से इस युद्ध विराम के पहले बातचीत की, उसमें वहां का फील्ड मार्शल मुनीर था, जिस मुनीर ने भारत के ऊपर हमले के कितने साजिश रची, कहाँ रह गए? और आप केवल यह बयान, जिन ईरान पे हमला हो रहा था उस समय हम उन देशों से बात कर रहे थे जिन देशों की जमीनों से ईरान के ऊपर हमला हो रहा था, और हमें कह रहे थे कि हमको भारतीय नागरिकों की चिंता है। और आज जब युद्ध विराम की स्थिति है, भारतीय दूतावास ने तेहरान में कहा है कि भारतीय नागरिक जितने जल्दी हो ईरान छोड़ दें। क्या है ये? कहां हमारी कूटनीति है? किस जगह पे हमारी डिप्लोमेसी खड़ी है? जिस तरह के एक दुनिया के पैमाने पर एक सॉफ्ट पावर के रूप में हमारा सम्मान होता था, हमने उसको गंवा दिया। हम कभी भी बड़ी आर्थिक ताकत नहीं थे, हम कभी कोई बहुत सैन्य ताकत नहीं थे, लेकिन हमारा नैतिक बल बहुत था। और नैतिक बल केवल इसलिए था कि लोकतंत्र में हमारी आस्था थी, एक लोकतांत्रिक देश हम माने जाते थे, युद्ध के खिलाफ माने जाते थे, शांति के प्रणेता माने जाते थे, और उस किसी भी युद्ध को शांत कराने में अपने प्रयास करते रहे जिससे मानवता का नुकसान होता रहा। और जहां जहां मानवता की हत्या हुई हम बोलते रहे। इस पूरे प्रकरण में हम चुप रहे, तो हमारा नुकसान बहुत हुआ। यह ईरान एक ऐसा देश था जिसने आपको आपकी सुविधा के अनुसार तेल देने के लिए तैयार हो। अगर हमारे रिश्ते अच्छे होते तो ईरान से हमको होर्मुज से अपने जहाज निकालने के लिए वार्ता करने की जरूरत नहीं थी जी। क्यों हो गया? इजराइल से हमको क्या मिलाना है? या आप इसका आकलन करने में भी विफल रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और इस कार्यक्रम को अब खत्म करते हैं। पहली बात कि शहबाज शरीफ का अभी भी एक और मैसेज आया, ट्वीट आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि संघर्ष क्षेत्र में कुछ स्थानों पर युद्ध विराम उल्लंघन की खबरें आई हैं जो शांति प्रक्रिया की भावना को कमज़ोर करती हैं। मैं सभी पक्षों से गंभीरतापूर्वक आग्रह करता हूं कि वे संयम बरतें और समझौते के अनुसार 2 सप्ताह तक युद्ध विराम का सम्मान करें ताकि संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में कूटनीति अग्रणी भूमिका निभा पाए। यानी साफ साफ यहाँ पे कहा गया है और इसको टैग किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जेडी वेंस के लिए और 6-7 अरागची के लिए भी है, फिर गालिबाफ के लिए भी है, डॉक्टर पिजेश्कियान को भी टैग किया गया है, पीस मिशन पीस मिशन को भी किया गया है और स्टीव विटकॉफ को भी किया गया टैग और सेक्रेटरी रूबियो को भी टैग किया गया है। ये शहबाज शरीफ का अभी ट्वीट है जिसमें वो अभी से 54 मिनट पहले, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुछ लोग, और कुछ कौन आप जान रहे हैं कि ये इजराइल है, सीधे सीधे इजराइल के ऊपर इन्होंने बिना नाम लिए हुए कहा कि 2 सप्ताह का जो युद्ध विराम है उसका पालन कीजिए। दूसरी बात, अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है, आज इस सीज फायर के बाद 14,000 पॉइंट ऊपर उठा है। 14,000 पॉइंट आप देख लीजिए ऊपर, 14,000। कराची एक्सचेंज जो है स्टॉक एक्सचेंज 14,000 पॉइंट अप। तो ये पाकिस्तान को एक मजबूती इस सीज फायर में, और उसके बाद अभी अगर शहबाज शरीफ का ये ट्वीट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से शहबाज शरीफ ये बता रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में आई एम द लीडर, मैं लीडर हूं और मैं इसको अपने हिसाब से मॉनिटर कर रहा हूं। अब यहां डोनाल्ड ट्रंप को भी अगर कुछ करना है तो उनके ऊपर भी निगाहें टिकी हुई हैं, और नेतन्याहू को कुछ करना है तो उनके ऊपर भी हमारी निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन ये अग्रणी भूमिका पाकिस्तान की अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है या कितना खतरनाक है, आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान यहां बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छे काम के लिए बाजी मार रहा है, तो पाकिस्तान को बधाई। इसमें हमको पाकिस्तान को बधाई देने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक संघर्ष को रुकवाने में मदद की है। उसके जितने भी साथी देश हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, ये तमाम देश, चाहे वो मिस्र हो, ये तमाम देश अगर इसमें एक अग्रणी भूमिका में रहे हैं तो ये तमाम देशों को बधाई, और ये बधाई के पात्र हैं। ऐसा होना चाहिए, युद्ध नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉनिटर भी होना चाहिए कि आज हमने युद्ध विराम की बात की और कल क्या, आज ही हमने देख लिया कि लेबनान के ऊपर, लेबनान को, बेरूत को खाली करने की बात हो गई। लेकिन मैं अभी हारेट्स अखबार देख रहा था, जो इजराइल का अखबार है, और हम लोग बात कर रहे थे कि इजराइल से कोई खबर नहीं आ रही है। हारेट्स
कि पहली स्टोरी जो है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इस युद्ध विराम को और ओवरऑल कहीं ना कहीं इजराइल ने इसके बाद इस घटनाक्रम को जैसे एक्सलेट करने की कोशिश की, इस जंग को एक्सलेट करने की कोशिश की इजराइल ने, उससे अमेरिका के साथ रिश्ते को इसने चकनाचूर कर दिया है। यानी इजराइल में भी इजराइल के इन तमाम गतिविधियों पर लिखा जा रहा है। मैं हारिस के हिसाब से बता रहा हूं, यह अच्छी बात है कि कम से कम इतनी स्वतंत्रता है वहां जहां अपने देश की और अपने देश की गलतियों को उजागर किया जा रहा है। यह सबक सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए अमेरिका को भी, और यह सबक लेना चाहिए हिंदुस्तान को भी, भारत को भी, भारत की सरकार को भी। बस ये रखना यहाँ पे, और भारत सरकार से जो लोग भी देख रहे हो उनके लिए ज़रूरी है विदेश नीति, बाकी इन सब पे हम लोग बहुत गंभीरता से हम लोगों को विचार करना चाहिए। और साथ साथ ये भी कि इतनी स्वतंत्रता मीडिया को, प्रेस को होना चाहिए कि कम से कम आपकी गलतियों को उजागर कर पाएँ, न कि आपके पेजेज को, आपके चैनल को, आपके अखबार को बंद कराने की मुहिम छेड़ी जाए। ये हिंदुस्तान में इस बात को भी सोचना चाहिए कि आपकी गलतियों को अगर उस पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, ध्यान दिलाने वाला कोई नहीं है, तो फिर तो आप डिक्टेटरशिप की तरफ देश को लेके जाएंगे, और ये कहीं भी ठीक नहीं है। अंत, डिक्टेटरशिप का अंत क्या होता है वो आप हिटलर के अंत से समझ सकते हैं, यहां से ज्यादा कुछ नहीं। न सिर्फ हिटलर, मुसोलिनी का भी जिक्र, और ऐसे बहुत सारे हैं आज के दौर के भी, उस जमाने के भी। इसीलिए ये जंग रुकनी चाहिए। जो भी अग्रणी भूमिका निभाया उसको बहुत बहुत बधाई। स्टॉक मार्केट अप है, अपने यहाँ लगभग 3000 पॉइंट पे बंद हुआ है, 2900 कुछ पे। तो बधाई व्यापारियों के लिए भी, और बधाई डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यापारी के लिए तो ज़्यादा। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, और हमारे दो साथी एक ईरान से जुड़े थे, रिजवी साहब, उनको भी बधाई और बधाई, धन्यवाद उनको भी, और धन्यवाद बधाई भी उनको, क्योंकि ईरान में है और ईरान में खुशियों का आलम है। और धन्यवाद प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को भी बेबाक टिप्पणी के लिए। आप तमाम साथियों, आप सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कल यहाँ 5 में से 3 राज्यों में कल वोटिंग है, जिसमें असम है, जहां बवाल मचा हुआ है। असम के मुख्यमंत्री फायर ब्रांड अपने आप को मानते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है वो सब कुछ आप लोगों ने देखा। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बनाम यहाँ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ वहां फाइट कर रही है, और वोटिंग में क्या कुछ चल रहा है। असम से तमाम खबरें जो हैं वो केरल से भी, और खबरें पुदुचेरी से भी। 3 राज्यों के चुनाव सुबह 8 बजे से लगातार आप हमारे इसी चैनल पर लगातार कवरेज देखेंगे। इन तीनों